आई वॉज लुकिंग फॉर द जॉब। वैसे बेसिकली हम लोग पीछे से गोल्ड स्मिथ है कि हमारे यहाँ क्या होता है कि लोग उस समय पे बच्चों को पढ़ने नहीं देते थे। 2-3 जगह इंटरव्यूज दिए, मतलब मुझे उस समय कुछ भी नहीं पता था कि रियल एस्टेट का आर क्या है। 8,000 रुपीज़ में उन्होंने मुझे जॉब दी। कुछ लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया, 8,000 रुपये जॉब करोगे, और वो जो 3 साल मैंने ख़राब करे तो वो मुझे ऐसा लगा कि मैंने क्यों ख़राब करे। अगर वो 3 साल में रियल एस्टेट में ही रहता तो शायद मैं आज किसी और पोजीशन पे होता। उस दिन से मैंने 2 चीज़ें सीखी। एक तो आपको लाइफ में पेशेंस हमेशा रखना और गिव अप नहीं करना। कोविड के बाद से वी हैव सीन अ बूम इन द रियल एस्टेट सेक्टर। कोविड से पहले लोग पैसा बचाने में ज़्यादा बिलीव करते थे। कोरोना ने ये सिखाया कि आप किसी भी एज में मर सकते हो। सबसे मतलब डार्केस्ट फैक्ट ये है। तो जैसे रियल एस्टेट में कहा जाता है कि अगर आप रियल एस्टेट में हो तो आपके पास पैसा बहुत है, तो ये एक मिथ है या सच्चाई है? Hello everyone, welcome back to another podcast. A podcast where we talk to real people about their real life journeys and real life experiences. Today's podcast is going to be very insightful and very interesting as we are diving into the world of real estate today. हम सभी को every one of us wants to know कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, अभी करंट की रियल एस्टेट मार्केट क्या है, एंड अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स वी ऑल हैव. सो इन सभी कन्फ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए वी हैव अ रियल एस्टेट एक्सपर्ट टुडे, मिस्टर हिमांशु. वी हैव टुडे विद अस एज अ वेरी स्पेशल गेस्ट हु इज गोइंग टू टीच अस अभी करंट मार्केट क्या है रियल एस्टेट की, कितना और कहाँ क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, कब इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, एंड अ लॉट मोर अदर थिंग्स एज वेल. सो लेट्स डाइव इनटू द क्वेश्चंस with Mr. Himanshu and let's start the conversation. Sure. So welcome to the show, welcome to the podcast. How are you, sir? I'm good. All right. Sir, शुरू से शुरुआत करते हैं. We all want to know कि आपकी जर्नी कैसी रही, आपने रियल एस्टेट कैसे चूज किया and how is it going so far? जी सब बताएंगे. मैं एक्चुअली बरेली से हूँ, बरेली यूपी, आपने शायद सुना होगा. जी सर, बिल्कुल. सो 2010 में आई थिंक मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, बीकॉम. उसके बाद मैं आया यहाँ पे, मतलब आई वॉज लुकिंग फॉर द जॉब. वैसे बेसिकली हम लोग पीछे से गोल्ड स्मिथ है. सो माई फादर वॉज डूइंग द सेम बिजनेस, गोल्ड स्मिथ. आई ऑल्सो नो द हाउ टू मेक ज्वेलरीज एंड ऑल. सो आई वॉज डूइंग दैट टाइम, बट उसमें कुछ फ्यूचर समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, कैसे करना है. सो सब ने बोला, मतलब मेरी मदर ने बहुत बोला कि हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि लोग उस समय पे बच्चों को पढ़ने नहीं देते थे. मतलब ठीक है, बच्चे बड़े हुए, थोड़ा सा काम करने लायक हुए, काम पे बैठाओ, सिखाओ इसे. तो बट मेरी मदर ने मुझे सपोर्ट किया कि पढ़ाई करो. हमारा तो उस समय कुछ ऐसा था ही नहीं, जो करना है करवा दो, हम तो हर चीज़ के लिए तैयार थे. बट उन्होंने बोला कि स्टार्ट कुछ करो. तो मैंने ये सोचा कि हम लोग जॉब की तरफ देखते हैं. ठीक है. सो मेरे एक नोन थे, उन्होंने मुझे बुलाया 2010 में यहाँ पे. मैंने उनसे बोला कि मुझे जॉब का कुछ देख लो आप. वो यहाँ पे काम करते थे, रियल एस्टेट में ही काम करते थे वो अच्छे से. तो उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, 2-3 जगह इंटरव्यूज़ दिए. मतलब मुझे उस समय कुछ भी नहीं पता था कि रियल एस्टेट का आर क्या है. मुझे कुछ नहीं पता था क्या रियल एस्टेट है, क्योंकि छोटे शहरों में कुछ इस तरह से होता ही नहीं था डेवलपमेंट. ना ही कोई फ्लैट बन रहे हैं, ना कुछ हो रहा है. तो मेट्रो सिटीज़ का कल्चर है. तो मैं यहाँ पे आया, 2-3 जगह इंटरव्यूज़ दिए. पहले उन्होंने एकदम से सपोर्ट नहीं किया उस चीज़ में, क्योंकि वो भी चाहते थे कि मैं खुद एक्सप्लोर करूँ थोड़ा. तो मैं गया एक जगह, एयरटेल में गया, कॉल सेंटर में. एक कोई और सा कॉल सेंटर था सेक्टर 62 में, वहाँ भी गया, इंटरव्यू दे के आया. तो वहाँ कुछ हुआ नहीं. तो 2-3 दिन बाद उन्हें लगा कि अब मैं थोड़ा सा मतलब नर्वस हो रहा हूँ, होपलेस हो रहा हूँ कि कुछ होगा नहीं होगा. तो उन्होंने मुझे एक कार्ड दिया. एक कंपनी थी नोएडा में, मेरे एक सर थे, एल्फ्रेस्को रियलिटी करके. अच्छा. तो वहाँ पे उन्होंने उनका कार्ड दिया मुझे, बोले कि यहाँ चले जाना कल और मिल लेना एक बार. तो नेक्स्ट डे मैं गया वहाँ पे. छोटा सा ऑफिस था तब, क्योंकि रियल एस्टेट में आप अगर अकेले या 2 लोगों के संग काम करो तो बहुत ज़्यादा ऑफिस की ज़रूरत नहीं है. आप लोग बिल्डर्स की साइट्स पे काम करते हो. तो छोटा ऑफिस था. मैं गया वहाँ पे, तो इट वाज नॉट एन इंटरव्यू. मतलब इंटरव्यू नहीं था वो, एक डिस्कशन था, क्योंकि वो भी समझ गए थे कि मैं नया हूँ तो मुझसे क्या ही पूछेंगे. तो वहाँ पे हम गए, उन्होंने बातचीत करी मुझसे. फिर मैंने कहा सर, 2-3 घंटे बैठने के बाद मैंने पूछा सर क्या करना है, मैं जाऊँ, मुझे ज्वाइन करना है, कब से आ सकता हूँ. बोले तेरी ज्वाइनिंग हो गई आज. मतलब वो थोड़ा सा अच्छे, मतलब भाई वाले टाइप की फीलिंग उन्होंने दी मुझे, कंफर्टेबल किया उन्होंने. बोले तेरी ज्वाइनिंग हो गई, तुझे क्या टेंशन है, तू आ, अपना डेली काम कर अब आराम से, सीख काम को. मैंने कहा अच्छा. मतलब मैं बहुत खुश था उस समय की
मतलब पहली जॉब लगी थी हमारे यहाँ। मतलब मैं अगर अपने फैमिली में बैकग्राउंड में देखूँ तो कोई जॉब नहीं करता उसमें, मतलब मेरे नाना जी करते थे बट मेरे फैमिलीज़ में कोई नहीं था फादर की तरफ से। तो मेरी जॉब लगी, उस समय सैलरी बहुत कम होती थी, 8,000 रुपीज़ में उन्होंने मुझे जॉब दी। तो मुझे लगा कि ठीक है अभी शुरू करते हैं, देखेंगे आगे चल के। कुछ लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया 8,000 रुपये जॉब करोगे, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो गोल्ड स्मिथ होता है तो उनको ये लगता है कि यार सोनारी 8,000 रुपये के लिए काम कर रहे हो, क्या ही है, यहाँ तो एक दिन में कमा लोगे, ऐसा कर लोगे वैसा कर लोगे। बट मैंने कहा बोलने दो, इतना काम है भी नहीं। तो मैंने कंटिन्यू करा, वहाँ से जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी। तब हम लोग जेपी ग्रीन सेल आउट करते थे, जो सेक्टर 128 से शुरू होता है। तो वहाँ पे काम करा 1-2 साल, लेकिन उस समय क्या था कि छोटे थे, मैं बस 20 ईयर्स का था तब 2010 में। तो शुरू करा मैंने वहाँ पे, सीखा काम। लकीली थोड़ा सा ठीक ठाक था मैं पढ़ाई में भी और जीके में भी, तो मुझे जल्दी से मैंने ऑब्जर्व कर लिया काम को, मेरा काम होना शुरू हो गया। अच्छा। मतलब 2-3 डीलें हो गई, फिर सर को थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ गया, फिर थोड़ा उन्होंने और सपोर्ट किया। तो ऐसे ही चलता रहा 1-2 साल। फिर वही उतार चढ़ाव जो आते हैं करियर में। जनरली क्या होता है कि जो भाई कल्चर होता है वो जब प्रोफेशनली उसको आप करोगे तो वो थोड़ा सा अप डाउन, हाँ मैसअप होता है चीज़ें। तो वो फिर इधर छोड़ा उधर ज्वाइन करा, फिर उधर छोड़ा उधर ज्वाइन करा। तो 2-3 साल करने के बाद ये लगा कि रियल एस्टेट बेकार है। हर महीने सेल करनी है, सैलरी तभी आएगी, वरना सैलरी टारगेट्स होंगे, सैलरी नहीं आती है। वरना रियल एस्टेट में क्या था, वेरिएबल फॉर्मेट होता है शुरू से ही कि करोगे तो आएगा, नहीं करोगे तो इतना आएगा, वो बहुत कम होता था। तो फिर फादर भी थोड़ा सा डिसअपॉइंट होने लगे कि यार क्या कर रहे हो, इससे अच्छा ही यही कर ले, मेरे संग ही काम कर ले। मेहनत भी पूरी लगती है, आप क्लाइंट मेहनत पूरी लगती है, आप अकेले घर से दूर रह रहे हो, छोटे कमरे में रह रहे हो, विदाउट एनी फैसिलिटीज़। इतने पैसे नहीं होते थे कि हम एसी लगाएं या कुछ करें। तो हमने कहा कि फिर थोड़ा सा मदर के संग इशू था, तो उनकी थोड़ी हेल्थ वगैरह का था। तो फिर मैं वापस चला गया 2013 में। देन फिर मैंने वही गोल्ड स्मिथ काम शुरू करा, 1-2 साल करा। तभी उसमें एक्साइज का कोई लॉ आ गया, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई लॉ आ गया। तो उसके लिए खूब प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए, चीज़ें चलने लगी। फिर वो हमारा जो काम था वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा, उस पर कोई भी कुछ होता था तो उस पर इम्पैक्ट आता है। जनरली अगर आप कोई लॉ पास हो रहा है या कहीं कोई वॉर हो जा रही है या इलेक्शन आ जाते हैं, तो सबसे पहले जो हैम्पर होते हैं वो यही सब काम होते हैं, गोल्ड का, प्रॉपर्टी का, ये सब चीज़ें होती। तो फिर वही हो गया, फिर लगा कि अब क्या करें। देन मैंने डिसाइड किया कि अब रियल एस्टेट ही करना है। अच्छा तो रियल एस्टेट, हाँ वही करता। और वो जो 3 साल मैंने ख़राब करे, तो वो मुझे ऐसा लगा कि मैंने क्यों ख़राब करे। अगर वो 3 साल में रियल एस्टेट में ही रहता तो शायद मैं आज किसी और पोजीशन पे होता। क्योंकि जो मेरे साथ वाले थे वो आज किसी और पोजीशन पे है। जो मेरे साथ के लड़के जिनको मैंने काम सिखाया वो मतलब आज बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब आई एम हैप्पी फॉर देम कि मतलब उन्होंने वो टिके रहे। बेसिकली जो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस दिन से मैंने 2 चीज़ें सीखी। एक तो आपको लाइफ में पेशेंस हमेशा रखना है और गिव अप नहीं करना कभी भी, कि आपको काम करते रहना है। फिर मैं दोबारा रियल एस्टेट में आया, मैंने डिसाइड किया, फिर उन्होंने ही मेरी हेल्प करी, उन्होंने फिर से मेरी जॉब लगवाई एक जगह। तो वहाँ पे करा स्टार्ट। 1-1.5 महीने बाद फिर वही सिनेरियो, सेल दो, पैसे नहीं मिलेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। बट उस टाइम फिर मैंने गिव अप नहीं किया, फिर मैं निगेटिव नहीं हुआ बिल्कुल भी, कि क्योंकि फिर मैं एक चीज़ तो समझ गया था कि रियल एस्टेट में टाइम देना पड़ेगा और पैसा तो है अगर आप अच्छे से काम करोगे, आप सीखो ज़्यादा। देन मेरा एक फ्रेंड मिले 2013 के ही, थोड़ा बहुत इधर उधर करने के बाद, तो उन्होंने फिर मैं मिस्टर जावेद मलिक, उनका नाम लेना चाहूँगा मैं, उनके संग में जुड़ा। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अच्छा। 2017 में मैंने स्टार्ट किया था, एक कंपनी है प्रॉप शॉप, उससे एसोसिएटेड हूँ मैं। उनके संग मैंने काम शुरू करा था। तो जावेद मलिक वो मेरे बॉस हैं, फ्रेंड भी हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, फैमिली फ्रेंड है, अब हमारी फैमिली फ्रेंडशिप टाइप की है। तो उन्होंने मुझे तब से बहुत सपोर्ट किया, बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे, बहुत कुछ टाइम ने सिखा दिया। एक्सपीरियंसेस से ही आदमी सीखता है बेसिकली। आज की डेट में तो काफ़ी कुछ तरीके से सीख सकते हो आप, लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है वो आपको एक्सपीरियंस से ही आती है। तो हमने उसके बाद सीखा काम, तब से अब तक की जर्नी चल रही है बढ़िया। हमने जीएसटी देखा,
नोटबंदी देखी, कोरोना देखा सभी कुछ देखा सब कुछ देख लिया। अब आज की जनरेशन अभी रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान की ऑलमोस्ट वॉर भी देखी जो होने ही वाली थी। बिल्कुल, तो हमने सब कुछ देखा है। ठीक है। तो वेरी गुड टू हेयर सर, आपकी स्टोरी, आपकी जर्नी के बारे में सुन के बड़ा अच्छा लगा कि एक इंसान को पेशेंस रखना चाहिए, पेशेंस बहुत हिम्मत रखनी चाहिए और इवेंचुअली पैसा आ जाता है, बीट इन एनी सेक्टर। एग्जैक्टली। तो अगर हम स्पेसिफिकली रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं सर, तो आप बताना चाहेंगे कि अभी करंट मार्केट स्टैंडर्ड, मार्केट सिनेरियो क्या है रियल एस्टेट मार्केट का? रियल एस्टेट मार्केट अभी अच्छा है एक्चुअली। रियल एस्टेट में ना ट्रेंड चलते हैं अब। जी बिल्कुल। जैसे लास्ट 1.5 ईयर से प्री लॉन्च का ट्रेंड चल रहा है बहुत ज़्यादा। हर बिल्डर एक कंसेप्ट आता है, वो जनरली दुबई से आता है। वो जो इंडिया में जो फॉलो होता है, जो रियल एस्टेट का कल्चर है, वो सब दुबई से फॉलो होता है। जो दुबई में आता है वो यहाँ आता है। तो इस समय प्री लॉन्च का कल्चर चल रहा है पिछले 1.5 साल से। तो लोग क्या है, प्री लॉन्च में प्रॉपर्टीज़ बाय कर रहे हैं। बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो पहले ही अनाउंस करते हैं कि हम एक प्रोजेक्ट ला रहे हैं, आप अपना इंटरेस्ट शो करिए, EOI लेते हैं वो लोग। तो वो एक ट्रेंड अच्छा है, इन्वेस्टरों के लिए भी अच्छा होता है और एंड यूज़र के लिए ये अच्छी बात है कि वो इनिशियल स्टेज में एक अच्छे रेट में प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। दूसरा बहुत अच्छी चीज़ क्या है कि आज की डेट में मार्केट बहुत फिल्टर हो चुका है, तो बिल्डर बहुत अच्छे हैं सारे मार्केट में। अब जो पहले चीज़ें हुई, तो पहला वो जो कंसेप्शन था एक कि बिल्डर को सिर्फ हम ऐसे सोचते थे कि ये तो फ्रॉड है, नहीं तो वो ये सब बोलेगा कि पोजेशन ले लो आप, इस तारीख तक आपको चाबियां मिल जाएंगी और उसके बाद वो गायब। तो वो सब तो गवर्नमेंट ने एक रेरा लॉ पास कर दिया, रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट। तो वो जब से आया है उसके बाद से काफ़ी चीज़ें फिल्टर हुई हैं। उसके काफ़ी सारे क्लॉज होते हैं जो बिल्डर को फॉलो करने पड़ते हैं। पहले जनरली सबसे बड़ा इशू क्या होता था कि एक पार्क दिखा रखा, उसमें टावर बना दिया। वो सबसे मेजर इशू होता था सबके साथ कि यार यहाँ पे पार्क था, अब यहाँ पे टावर आपने बना दिया। तो अब क्या है कि रेरा में मैप जाता है, जनरली वही रजिस्टर होता है। उसके बाद उसके अलावा आप कोई डेवलपमेंट कर नहीं सकते उसमें, चाहे उसके बाद कितना ही FAR बढ़ जाए। FAR एक टर्म होती है, फ्लोर एरिया रेशो। तो उसमें क्या होता है कि एरिया बताया जाता है कि आपको इतना एरिया, स्क्वायर फीट एरिया कंस्ट्रक्शन करनी है। ठीक है। तो वो पहले ही सबमिट हो जाता है रेरा। तो आज की डेट में जो आप रेरा में सबमिट कर दे रहे हो, पोजीशन डेट को छोड़ के, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे एक्ट्स होते हैं। जनरली क्या होता है कि NGT लग जाता है हर साल, जब पॉल्यूशन बढ़ता है तो कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया जाता है। फिर बारिशें होती हैं, तो उन सब के लिए एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत होते हैं। बिल्डर के पास उसके लिए एक्सटेंशंस होते हैं रेरा की तरफ से। ठीक है, ओके। बट फिर भी मार्केट बहुत फिल्टर है। मार्केट में वही बिल्डर हैं जो काम करते हैं, जो बना सकते हैं। जैसे पिछले लास्ट अगर आप 4-5 साल की बात देखोगे तो बहुत कम आपने सुना होगा कि बिल्डर डिफ़ॉल्ट हो गया। हाँ जी, बहुत कम। वो सब पहले होता था। आज के डेट में बिल्डर्स भी अच्छा काम कर रहे हैं और दे आर चार्जिंग गुड मनी, क्योंकि क्लाइंट्स भी उस चीज़ को समझ रहे हैं। बिल्कुल। अब वो जो सस्ता है ले लो वो वाली चीज़ें सब खत्म हो चुकी हैं। अब कोई सस्ते के पीछे लोग कम जाते हैं। अभी भी नॉर्थ इंडिया है, इंडिया में लोगों को डिस्काउंट वगैरह जब तक बार्गेन नहीं करेंगे किसी को मजा ही नहीं आता। बट फिर भी वो सब चीज़ें लोग अंडरस्टैंड भी करते हैं। क्लाइंट्स अच्छे हैं मार्केट में। पहले जो क्लाइंट्स होते थे तो थोड़ा सा उस समय का मार्केट अलग था, कम बजट की चीज़ें होती थी। बट अब क्या है कि जब रेंज बढ़ गई है, आज की डेट में आप जनरली अगर नोएडा या गाज़ियाबाद में कहीं भी अपार्टमेंट लेते हो तो गाज़ियाबाद में आई थिंक मैं समझता हूँ 2 करोड़ से शुरू होता है अगर कोई ढंग की प्रॉपर्टी आप ले रहे हो, और नोएडा में तो 4-5 करोड़ रुपए से स्टार्ट होने लगी हैं चीज़ें। तो क्लाइंट्स आर वेरी गुड नाउ, दे नो कि प्राइस बढ़ चुका है, और अगर आपको सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर अच्छा प्राइस दो। अगर आप ज़्यादा डिस्काउंट के चक्कर में जाओगे तो बिल्डर बना ही नहीं पाएगा, फिर आप क्या आपका वो पैसा जो लगाया। बायर्स आर एक्चुअली मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स क्वालिटी। हाँ, क्वालिटी है और सर्विसेज। आज की डेट में क्या है कि पहले रियल एस्टेट को यहाँ पे सर्विस इंडस्ट्री नहीं समझा जाता। जी बिल्कुल। आज की डेट में क्लाइंट को सर्विस भी चाहिए। अगर आप एक प्रॉपर्टी 10,000 की दे रहे हो पर स्क्वायर फीट और दूसरी प्रॉपर्टी 15,000 रुपये में मिल रही है या 14,000 रुपये में मिल रही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं, जैसे 14,000 में मिल रही है, तो क्लाइंट 14,000 वाली प्रॉपर्टी लेने में ज़्यादा बिलीव करेगा, क्योंकि उसको उस बिल्डर की प्रोफाइल पता होगी और उसे पता होगी यार ये सर्विसेज हैं, यहाँ मुझे 4 फ़ोन करने पड़ेंगे, वहाँ मुझे सामने से कॉल आएगी। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ा है। लोग क्वालिटी और अच्छी सर्विसेज के लिए जाना चाहते हैं और उनको पे करने में कोई दिक्कत नहीं है ऑब्वियसली। पैसे तो सभी कमा ही रहे हैं, मतलब अच्छा ही, और वो खरीद रहे हैं ऑब्वियसली क्योंकि उनके पास पैसा है। हाँ एग्जैक्टली, और उन्होंने इतना पैसा कमाया है तो दे हैव काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन और उनके पास उतनी नॉलेज है, उन्होंने इतना पैसा कमाया है, तो वो कोई ऐसे तो नहीं है ना, उन्होंने अच्छे पैसे कमा रखे हैं। नाउ पीपल हैव बिकम मोर स्मार्टर। हाँ, स्मार्टर है, इंटरनेट से बहुत
बिल्कुल। वो लोग नॉलेज मिलती है उनको। पहले तो मतलब सिर्फ अगर हमने एक किसी मिडिल मैन को पकड़ लिया तो सारी कहानी बस उन्हीं पे आकर ये खत्म हो जाती थी कि ये जो दिला दे वो ही ठीक है। बट नाउ बायर्स आर एक्चुअली मोर अंडरस्टैंडिंग, दे आर मोर स्मार्टर, और वो अकॉर्डिंगली सारी चीजें रिसर्च करके नाउ दे आर इन्वेस्टिंग। जबकि दुबई में अभी भी ऐसी मार्केट है। अच्छा, क्योंकि दुबई में क्या है कि दुबई में अपनी उनकी तो डेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है ना, मतलब वो लोग तो कम ही है। तो बाहर के लोग आते हैं जनरली, उन्हें इतना कुछ पता नहीं है। जो लोग रिसर्च कर लेते हैं वो ठीक है, वरना वहाँ मैक्सिमम ब्रोकर मार्केट है। अच्छा, मतलब आपको एक क्लाइंट मिला, बाहर का है, वो आपकी प्रोफाइल देखेगा। ऑफ कोर्स प्रोफाइल देखेगा, वो प्रोफाइल बहुत मैटर करती है कि आप कितने टाइम से काम कर रहे हो या क्या हो, कितनी नॉलेज है आपको। बात करके समझ में आता है। अगर आप कोई मुझसे बात करता है तो उसको समझ में आता है कि हाँ इसको ठीक ठाक नॉलेज है और पता है चीज़ें। तो वहाँ पे भी यही है। तो वो लोग वही चीज़ लेते हैं जो उन्हें ब्रोकर दिलाता है। अच्छा, तो दे आर मोर डिपेंडिंग ऑन ब्रोकर। हाँ, जो बाहर के लोग हैं, जो वहाँ पे एग्जिस्टेंस मतलब काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, तो उनको पूरा लोकेलिटी का आइडिया है कि भाई साउथ दुबई में क्या चल रहा है, डाउनटाउन में क्या चल रहा है, दुबई मरीना में क्या चल रहा है। तो उनको सब कुछ फिर पता होता है, तो फिर वो अपने हिसाब से बाय करते हैं। लेकिन वो भी एक किसी न किसी बंदे के थ्रू ही बाय करते हैं। दुबई रियल एस्टेट के भी हम आगे बहुत सारी बातें करने वाले हैं सर आपसे। लेकिन अभी मैं जानना चाहूंगी कि कोविड के बाद से वी हैव सीन अ बूम इन द रियल एस्टेट सेक्टर। ये क्यों है और ये कब तक है? देखो, बहुत मैं आपको रियल लैंग्वेज में बताऊंगा कि कोविड से पहले लोग पैसा बचाने में ज़्यादा बिलीव करते थे। पैसा, इंडियंस मेंटालिटी सबको पता है कि पैसा सेव करो। पुरानी अच्छी भी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, बट ज़रूरत की चीज़ तो लो एटलीस्ट। अगर आप पैसा कमा रहे हो बहुत सारे, आप उसके हिसाब से उस लाइफस्टाइल को लेके नहीं चल रहे हो तो भी क्या फ़ायदा। क्योंकि आप आज की डेट में किसी की लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। कोरोना ने ये सिखाया कि आप किसी भी एज में मर सकते हो। सबसे मतलब डार्केस्ट फैक्ट ये है कि आप कभी भी रियलिटी है। हाँ, रियलिटी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। 40 साल के लोग जिम में लोग ख़त्म हो जाते हैं या कहीं किसी चलते चलते डेथ हो जाती है, वरना तो कुछ नहीं तो वो हॉस्टल में बैठे हुए हैं, ऊपर से प्लेन गिर गया आके, तो उनकी क्या गलती थी? कोई भरोसा ही नहीं है। तो इसलिए लोगों ने कोविड के बाद से थोड़ा सा ये ऑब्जर्व किया कि अपने जो शौक है वो हमें पूरे करने चाहिए। प्रॉपर्टी अच्छी लेनी चाहिए, अच्छे से रहो। फिर क्या है कि उसके बाद से चीज़ें चेंज हुई हैं, रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, इन्फ्लेशन भी हुआ है, बिल्कुल, जीडीपी भी ठीक ठीक जा रही है, लोगों ने पैसा खर्च करना शुरू करा उसके बाद से एक्चुअल में, तो सारी चीज़ें पैरेलली बढ़ती चली गई। तो इसलिए मार्केट भी बूम हुआ है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा करा है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, हर लोकेशन में कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया दी है। फैसिलिटीज़, वो मैंने आपको बताया सर्विस इंडस्ट्री, तो फैसिलिटीज़ पे ज़्यादा फोकस करा है। तो उस चीज़ को अवेल करने के लिए लोग अच्छी लोकेशंस में घर ले रहे हैं, अच्छा घर खरीदना चाहते हैं, बड़े घर में रहना चाहते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा कर दिया उन्होंने। गाड़ियाँ बड़ी खरीदने लगे। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पहले थोड़ी ना बिकती थी। पहले फॉर्च्यूनर 25 लाख रुपए की आती थी, तब भी इतनी नहीं दिखती थी। आज 50 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर बहुत दिखती है सड़कों पे। तो लोगों ने एनसीआर और मेट्रो सिटी में बहुत, तो लोगों ने उस चीज़ को अपने बेसिकली अपने सेविंग्स को, अपने मनी को एंजॉय करना सीखा। बिल्कुल, कोरोना ने हमें एक पॉजिटिव चीज़ तो सिखाई है। यस, तो थोड़ा सा लाइफस्टाइल लोगों ने अपना अपग्रेड किया है, हमने भी किया है, सबने किया है, मतलब किया है। यस, तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री इस वजह से बूम पर आई है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर ने बहुत सपोर्ट किया उसको। जैसे अब यमुना एक्सप्रेसवे पे एयरपोर्ट आ रहा है, कंपनीज आ रही हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो सारा खेल तो एम्प्लॉयमेंट से ही है। जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आता है वहीं पे आपकी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे क्रिएट होती हैं, वहीं पे लोग आके रहना चाहते हैं। अब कोई कंपनी अगर यमुना एक्सप्रेसवे पे सेटअप होगी तो उस कंपनी में लोग भेजे जाएंगे, तो उनको रहने के लिए जगह चाहिए, उनको घूमने के लिए मॉल चाहिए, बच्चों के लिए स्कूल चाहिए। तो इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, डिमांड भी बढ़ रही है चीज़ों की, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। ट्रू। तो ये सब कुछ कनेक्टेड है। और मेट्रो सिटीज़ में तो इसलिए क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं। छोटे शहरों में कहाँ जॉब ढूंढना भारी है, छोटे शहरों में आज भी। वो बस अपना खत्म करते हैं अपनी पढ़ाई और मेट्रो सिटीज़ में ही आते हैं आगे की करने के लिए। और सब लोग अपना जितना भी दिल्ली एनसीआर के आप बाहर के देख लो, राजस्थान लगा हुआ है, इधर हरियाणा है, इधर पंजाब यूपी, सब इधर ही आते हैं दिल्ली में जनरली। जो बॉम्बे के आसपास के होंगे वो बॉम्बे जाते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से लोग आते हैं। तो अभी हम यही बूम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में? एक्चुअली अभी क्या है कि बूम तो आएगा, नेक्स्ट ईयर मार्केट बहुत अच्छी हो सकती है। अभी क्या है कि प्री लॉन्च में बहुत सारे इन्वेस्टर्स लग चुके हैं, क्योंकि उसकी भी एक लिमिट है ना। क्लाइंट
अब 2-3 करोड़ तक पहुंचने के लिए आदमी को उतनी मेहनत तो करनी है ना, तो उतने क्लाइंट जनरेट नहीं हो रहे, बट ठीक है फिर भी एंड यूज़र है मार्केट में। आज के डेट में क्या है कि इन्वेस्टर तो जिन्होंने पैसे लगा दिए लगा ही दिए, बट एंड यूज़र तो आज भी है मार्केट, क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट कभी ऐसा नहीं होगा कि कभी बिल्कुल रुक गई, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि घर और रहने के लिए जगह लोगों को हमेशा घर सबको चाहिए, और जिसके पास एक है उसे 2 चाहिए। बिल्कुल, लोग अलग रहना पसंद करने लगे हैं आज की डेट में, ट्रेंड बहुत चेंज हो चुका है। इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से हमारे पास मतलब हमारे पास आते हैं कि 2 बेटा बेटी हैं, मतलब एक लड़की वाले एक लड़के वाले दोनों बच्चों की शादी हो रही है, इनको घर दिलाना है, तो हमारे पास लोग आते हैं ऐसे। तो जितनी शादियाँ हो रही हैं तो उसमें क्लाइंट भी आ रहे हैं, बिल्कुल, तो वही लोग घर लेते हैं। आजकल साथ में रहने का थोड़ा सा कल्चर कम हो गया मेट्रो सिटीज में, खत्म ही होता जा रहा है ऑलमोस्ट। वो तो है ही। अगर हम घर की बात करें सर, तो आई वुड लाइक टू आस्क, एक घर एक मिडिल क्लास आदमी के लिए बहुत बड़ी चीज़ होता है, बहुत बड़ी चीज़ होता है। मतलब वो अपनी ज़िंदगी की सारी इन्वेस्टमेंट उसमें लगा देता है, तो बड़ा सोच समझ के वो खर्चा करता है। सो क्या सबसे बड़ी गलती आपने अपने एक्सपीरियंस में देखी है कि लोग करते हैं जब एक घर खरीदते हैं? एक तो गलती ये करते हैं कि सबसे पहले जिस बंदे से आप घर खरीद रहे हो उसको जज करना बहुत ज़रूरी है, कि मतलब आपने केवल किसी बंदे ने, मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक मीटिंग करी साइट पे, क्लाइंट ने अच्छे से मीटिंग वगैरह सब कर ली, क्लाइंट बाहर निकला, सामने सड़क पे उसे एक लड़का मिला, उसने उसे सीधे कुछ नहीं बोला, सर आप इसमें यहाँ पे प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी देख रहे हो, मैं आपको इतना डिस्काउंट दूंगा। अब क्लाइंट तुरंत इंक्लाइंड हो गया उसकी तरफ। बिल्कुल। तो ऐसा पहले होता था, अब तो खैर चीजें बहुत चेंज हो गई हैं, अब क्लाइंट्स नहीं बिलीव करते हैं। बट स्टिल एक शिफ्ट तो रहता है। हाँ, वो फिर भी कोई हल्का भी पैसा कम में अगर हमें दे रहा है तो अगर आपके भी, अगर जैसे मैं भी कुछ खरीद रहा हूँ तो वो कहीं ना कहीं उसके माइंड में बात आ जाती है, भले ही उसे वो डिस्काउंट मिले ना, बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में वो बात आ जाएगी। बिल्कुल। इसका एक रियल टाइम एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। मैं अभी हम प्रेस्टीज बेच रहे थे, अच्छा, ये सिद्धार्थ विहार में। तो रजिस्ट्रेशन हुआ, एक क्लाइंट चल रहा था बहुत अच्छा, नाम नहीं लूँगा, तो उनसे काफ़ी टाइम से बात चल रही, बोले नहीं यार मैं प्रेस्टीज लूँगा, अच्छी बात चल रही थी उनसे। तो जब मैंने आया प्रेस्टीज, मैंने उन्हें बताया कि प्रेस्टीज आने वाला है सर, ले लो। बोले क्या प्रोसेस है, मैंने उन्हें सारा प्रोसेस समझाया कि ऐसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ये वो। मैंने रजिस्ट्रेशन, तो वो बिल्कुल उन्हें बोले मैंने मुझे ये वाला साइज़ लेना है, ऐसे लेना है, ऐसे लेना, सब प्लानिंग उनकी फिक्स थी माइंड में। जिस दिन रजिस्ट्रेशन ओपन हुए, सबसे पहला स्लॉट मैंने उनका बुक करा, क्योंकि हर कोई अपने जो सबसे मेन क्लाइंट था उसका कर रहा था, मैंने उनका करा। मैंने स्लॉट बुक कर दिया, उन्होंने रजिस्ट्रेशन फिल कर दिया, हो गया। नेक्स्ट डे के स्लॉट में उनका नंबर आ गया। अच्छा। लोगों का जो जिस टाइम स्लॉट खुले थे, जिसने 2 मिनट या 1 मिनट के अंदर रजिस्ट्रेशन कर दिए थे, उनका स्लॉट 2 दिन बाद तक आया है। अच्छा, और उनका नेक्स्ट डे ही आ गया, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने कर दिया, लकीली वो भी एक्टिव थे, उन्होंने कर दिया। अब जब ये सब हो गया, नेक्स्ट डे उनकी वो थी, वो फ्राइडे था उस दिन, बोले मैं फ्राइडे तो नहीं आ सकता। अचानक से उनकी टोन भी थोड़ी चेंज। अच्छा। मैंने कहा चलो सर सैटरडे शेड्यूल करा देता हूँ, सैटरडे करा दिया। सैटरडे को फ़ोन करूँ, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। फिर एक बार फ़ोन उठा लिया उन्होंने, तो मैंने बोला सर वो आप आने वाले थे, क्या हुआ? तब उन्होंने सारी बातें छोड़ के मुझसे सीधे ये बोला, यार वो डिस्काउंट कितना दोगे तुम? मैंने कहा डिस्काउंट मैंने कहा चलो सर डिस्काउंट तो जो होगा वो करा ही देंगे, जो आएगा उसमें से हाफ आप हम कर देंगे। जैसे भी जो आजकल नोएडा मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है, कैशबैक ले लो, ये कर लो, वो कर लो। तो हमने भी बोला कि चलो अब अपनी कमाई भी तो देखनी है ना, सब मैं उन्हीं को दे दूंगा तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, आप क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहा हूँ फिर मैं। तो उनको वो चीज़ सूट नहीं करी, तो उन्होंने बोला नहीं यार मुझे तो 4% का डिस्काउंट ऑफर है, कंपनी से स्लैब ही नहीं आना इतना। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं यार वो मुझे तो वो ज़्यादा दे रहा है। मैंने कहा सर आपको स्लॉट नहीं मिलेगा। बोले वो मैं वाइफ के नाम से मैंने कर लिया है। अच्छा। तो वो बात ऐसे वहाँ पे फिलहाल उन्होंने मुझसे नहीं लिया। अब उन्होंने मुझसे ये बोला कि मुझे 4% का स्लैब बाहर से ऑफर हो रहा है, प्रेस्टीज ग्रुप ने स्लैब ही 2.5% खोला है। अच्छा। और उनको 4% ऑफर था। तो उस पर एक कोई सर है रियल एस्टेट की, मैं उन्हें जानता नहीं हूँ, उन्होंने एक रील भी बनाई थी। अच्छा। कि प्रेस्टीज 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 सारा कैशबैक बांट रहे हो, खुद क्या कमाओगे। मतलब वो मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी। तो बेसिकली कस्टमर को ये समझना चाहिए कि आप अगर किसी सही बंदे से मिल रहे हो तो ऑफ कोर्स वो भी आपसे पैसे कमाएगा। मैं अपना टाइम दे रहा हूँ तो वो तो मेरा काम ही है ना, मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ तो पैसे तो कमाऊंगा। आपको एक अच्छी चीज़ मिल जाए तो बढ़िया है। अब उसमें कुछ डिसीजन लोगों के सही भी हो जाते हैं। कैशबैक नहीं मिलेगा फिलहाल वो तो गलती हो गया, कैशबैक तो नहीं मिलेगा। तो ये है, क्योंकि लड़के रियल एस्टेट में जो नए लोग हैं
बहुत जल्दी, जैसे मैंने आपको बताया 20 साल की एज का जब मैं था, तो मेरे माइंड में भी बहुत फ्लक्चुएशंस आती थी कि मेरा भाई जॉब कर रहा है, मैं ये वाली जॉब कर लेता हूँ यार, इसमें सैलरी ज़्यादा मिल रही है, फिक्स आती है, 50 करियर ऑप्शंस होते हैं, हम सोचते हैं ये फिक्स भी कर आती लें, ये है। भी कर लें। तो ऐसे ही नए बच्चे के पास वो ऑप्शन हमेशा रहता है। बिल्कुल। तो इसलिए आप हमेशा एक एक्सपीरियंस्ड लोगों से प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए कस्टमर को, और नॉलेज भी चेक करनी चाहिए कि क्या नॉलेज है उसकी, क्या क्रेडिबिलिटी है, सोशल मीडिया पे अगर है तो क्या उसके रिव्यूज़ हैं, वो बहुत मैटर करता है आई थिंक। सो गलती आप ये कहोगे कि लोग एकदम से ट्रस्ट कर लेते हैं मिडिल मैन पर या ब्रोकर पर या किसी पर भी, वो नहीं करना चाहिए? ट्रस्ट कर लो, लेकिन उसकी पूरी उसको समझ तो लो आप कि आप जिस बंदे से बात कर रहे हो उसको क्या पता है क्या नहीं पता है, वो कितना समझना reliable बहुत, है कितना वो। रिलायबल है। देखो डिस्काउंट तो सेकेंडरी है, डिस्काउंट तो अगर मेरे हाथ से डील छूट रही होगी तो मुझे भी डिस्काउंट देना पड़ेगा, बट उस चीज़ को बताओ तो सही आप सामने वाले को, और किसी की झूठ बात में फिर मत आओ। ये मार्केट में तो कुछ भी बोलते हैं बट जनरली रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स जो होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, वो इसी बात के लिए बहुत फेमस होते हैं कि वो बात घुमाते हैं। तो जैसे मैंने बताया सर, बड़े मतलब रियल एस्टेट कंसल्टेंट को वो रखा जाता है कि वो बात घुमाते हैं, इधर उधर बातें करते हैं। तो आप अपने क्लाइंट्स को कितनी ट्रांसपेरेंसी अश्योर करते हैं? देखो आज की डेट में क्या है कि ऑफ कोर्स मैं अपनी इनकम तो नहीं डिस्क्लोज करूंगा क्लाइंट से, बिल्कुल, लेकिन आपको सच बताना बहुत ज़रूरी है, रियल रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट में क्लाइंट जो 2-3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ का घर दे आर बाइंग, तो उनको इधर उधर की बातें नहीं सुननी है। दैट्स ट्रू। जिसने 3-4 करोड़ रुपए कमा के घर खरीदने के लिए रखे हैं, तो वो एक तो पहली बात तो इंटेलिजेंट है ऑलरेडी, उसने इतने पैसे कमा रखे हैं, तो उनको आप इधर उधर की बातें मत करो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करो, डील टू डील बात करो। अपार्ट फ्रॉम डील आप कुछ भी कैजुअल बात कर सकते हो, उनसे कैजुअल रिलेशन बना सकते हो, उनसे मीटिंग कर सकते हो, बट जब डील हो रही है तो उनसे प्रॉपर डील में फेयर डील कराओ। कोशिश करो जितना ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें बता सको डील के बारे में, अपना मार्जिन छोड़ के और अगर कुछ ज़्यादा क्लोज है तो उसे मार्जिन भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यू मेक श्योर कि आप अपने क्लाइंट्स के साथ बहुत ट्रांसपेरेंसी रख रहे हैं। हाँ, मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे पहले क्या होता था, 2010 की बता रहा था मैं आपको, जब हम जेपी ग्रीन सेल आउट करते थे, क्लाइंट कुछ नहीं पूछते थे हमसे बिल्डर क्या करता है, क्योंकि जेपी ग्रुप था उस समय, बहुत बड़ा ग्रुप होता था। ये तो चलो जेपी, क्योंकि मैं जेपी सेल करता था, वरना और भी डेवलपर थे, कुछ ने बहुत अच्छा बना के दे भी दिया, कुछ नहीं बना पाए। तो उसमें क्या था कि लोग हमसे पूछते भी नहीं थे प्रोफाइल बिल्डर की, कुछ नहीं बताना पड़ता था उस समय, क्लाइंट आता था, आप पे ट्रस्ट करते थे बस। ट्रस्ट नहीं, उनके दिमाग में वो जल्दबाजी थी कि मुझे घर लेना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो हो रखा था सबको, कि उनको ये लगता था कि यार निकल ना जाए चीज। अच्छा, और अब एक एनवायरनमेंट भी वैसे ही क्रिएट करता था डेवलपर, और उस समय लोग लेते भी, हाँ उस समय सबको घर चाहिए भी था, क्योंकि उस समय तो शुरू ही हुआ था नोएडा में एक्सप्रेसवे पे, तो लोग आते थे, कुछ पूछते ही नहीं थे, आए प्रोजेक्ट समझा, हमने समझा दिया उन्हें, फ्लोर प्लान देख लिया, ये देख लिया, वो कुछ एक उस समय भी मिलते थे हमें ऐसे लोग जो प्रॉपर समझते थे कि भाई ये बिल्डर कैसे बना पाएगा, इस पे तो ऐसा है वैसा है। तो हम कहते थे सर कोई बात नहीं, उस समय क्लाइंट बहुत होते थे तो हमें लगता था कि ठीक है सर, आप कोई बात ये नहीं ले रहे हैं, दूसरे सर ले लेंगे। तो उस समय कुछ नहीं बताना पड़ता था। तो तब तो मार्केट इजी होती होगी। बहुत इजी, मैं बता तो रहा हूँ। और लेकिन उस समय क्या था कि हम लोग इतना सीरियस नहीं होते थे, तो उस समय हमारा चल रहा था, एक डील हो गई, उसके बाद 1 महीने अपना खुशी से मना रहे हैं। लेकिन उस समय अगर हम मेहनत करते तो और अच्छा रिजल्ट हो सकता था और ज़्यादा, बट ठीक है, वक्त के साथ साथ अब सीखते हैं चीज़ें, कम एज में और ज़्यादा एज में फ़र्क आ जाता है। तो आज की डेट में क्या है, अगर आज आप किसी क्लाइंट के संग बैठे हो तो आपको उनको सब कुछ बताना पड़ेगा, कौन बिल्डर है, क्या कंस्ट्रक्शन कर रहा है, फंड कहाँ से आ रहे हैं, पैसे हैं नहीं है, एस्क्रो अकाउंट अब खुलने लगे तो वो एक प्लस पॉइंट हो गया है। तो क्लाइंट आज की डेट में सब कुछ समझते हैं, क्या लोडिंग है, मटेरियल कहाँ से आ रहा है, काम कितनी तेज चल रहा है, पूरा उनको रिपोर्ट चाहिए होती है, प्रॉपर फॉलो अप। हाँ, रजिस्ट्री की कॉपी देखते हैं अब तो, मतलब तब तो कोई पूछता भी नहीं था लैंड है नहीं है, और दूर से दिखा देते थे कि सर वहाँ फ्लैट बनेगा आपका। आज की डेट में तो मतलब सैंपल फ्लैट दिखा देते थे, एक सैंपल भी नहीं होता था जेपी में उस टाइम तक, तो उस समय बहुत बिल्डर सैंपल भी नहीं बनाते थे, क्योंकि उस समय बस एक वो चले जा रहा था, घर मिल रहा है ले लो। नोएडा एक्सटेंशन से शुरू हुआ था वो, नोएडा एक्सटेंशन बहुत सस्ते करते, बट अच्छा डेवलप हुआ है नोएडा एक्सटेंशन, जिन्होंने लिया आज खुश होंगे, कुछ एक को छोड़ के जिनके घर नहीं मिले, वरना बाकी सब खुश हैं। 15 लाख रुपए का घर, 18-20 लाख रुपए का घर लिया था, आज 1 करोड़ रुपए का घर है। तो मतलब मुझे लगता है कि वो उन्हें सेटिस्फाई होना चाहिए, जो उन्होंने पे किया उनको वो मिल चुका है। नाइस।
गुड टू हियर सर। अगर हम लोकेशन की बात कर रहे हैं तो लोकेशन कितना बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि मैंने देखा है मैनी पीपल कॉम्प्रोमाइज एट क्वालिटी व्हेन इट कम्स टू लोकेशन। तो कैसे अ पर्सन हु इज़ वांटिंग टू इन्वेस्ट या घर खरीदना चाह रहा है तो लोकेशन उसको कैसे डिसाइड करनी चाहिए? देखो लोकेशन में ना 3-4 बड़े अच्छे पॉइंट हैं। जैसे क्या है कि एक डिपेंड करता है कि जैसे मैं बाहर से आया, तो मैं अगर जहाँ घर लूँगा तो मेरे लिए लोकेशन वो डिपेंड करेगी कि मेरा वहाँ से होम टाउन कितना पास पड़ेगा, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। यस। और मैं काम कहाँ कर रहा हूँ वो भी चीज़ मैटर करेगी। अब जैसे अगर मैं ऑफकोर्स गुड़गांव में जॉब कर रहा हूँ तो मैं फिर गुड़गांव में घर लेना प्रेफर करूँगा। अगर गुड़गांव महंगा है तो फिर मैं कहीं इधर उधर देखूंगा कि कहीं और ले लूँ या जहाँ मेरे बजट में आ जाए। लेकिन जिसके पास चॉइस है, जिसके पास बजट का कोई इशू नहीं है, वो एक तो पहली चीज़ वहीं काम करना चाहेगा जहाँ मतलब घर लेना चाहेगा जहाँ वो काम करता है, जॉब जहाँ पे करता है। दूसरा कुछ लोगों का ये होता है कि होम टाउन से कनेक्टेड फील करने के लिए वो उसी लोकेशन में रहते हैं। जैसे मेरे लिए ये वाली बेल्ट पास है, बरेली से हूँ मैं तो NH24 पास, तो हम लोग यहाँ रहते हैं। अब जो लोग राजस्थान में रहते होंगे जयपुर की साइड, वो गुड़गांव लेना प्रेफर करते होंगे। चंडीगढ़ वाले सोनीपत में लेना पसंद करते होंगे। तो सबका अपना अपना प्रेफरेंस है। लोकेशन आज कनेक्टिविटी पे बहुत डिपेंड करती है कि कनेक्टिविटी कैसी है। अब पता चला मैं घर तो ले रहा हूँ 20 किलोमीटर दूर, पर वहाँ जाने में 1 घंटा लग रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब अगर घर 20 किलोमीटर दूर है लेकिन जाने में भी 20 ही मिनट लग रहे हैं तो लोग उसको प्रेफर करते हैं। तो मतलब अगर कोई अच्छी प्रॉपर्टी है तो वी शुडंट बी रिग्रेटिंग अगर वो हमारे घर से बड़ा दूर पड़ रहा है। क्योंकि मतलब बड़ा दूर तो नहीं, मतलब उतना टाइम भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ही टाइम लग रहा है, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा बहुत टाइम मैनेज कर लेता है इंसान। मतलब आप जब एक अच्छी अमाउंट अर्न कर रहे हो तो आपके पास उतना कंफर्ट होता है। वो जो 5-10 मिनट का फ्लैक्सिबिलिटी 20 मिनट की होती है लोगों के पास कि हाँ यार मैं 10 मिनट लेट निकल रहा हूँ या 10 मिनट मुझे ज़्यादा लग रहा है, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात हुई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की। सर अगर हम बात करें अपार्ट फ्रॉम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, जो लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए या फॉर एग्जांपल कमर्शियल प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट, तो उनके लिए क्या टिप्स होंगे? कमर्शियल आज की डेट में बहुत ट्रिकी है, क्योंकि अगर आप देखोगे नोएडा में ही तो बहुत सारे मॉल्स तो ऐसे जो चल ही नहीं रहे, बंद पड़े हैं। या क्योंकि मॉल का भी एक ट्रेंड होता है, कभी एक चल रहा है बहुत ज़्यादा, फिर दूसरा चल रहा है बहुत ज़्यादा। जैसे हब होते हैं जहाँ पे बने हुए, और अगर किसी पर्टिकुलर लोकेशन में एक ही मॉल है तो वो तो चलेगा ही चलेगा। जैसे अगर मैं सेंट्रल नोएडा की बात करूँ तो सिटी सेंटर के पास जो लॉजिक्स मॉल है, अब बोटानी का हो गया वो, तो वो बहुत बढ़िया चलता है क्योंकि उसके नियर बाई कोई है ही नहीं। और ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटी हैं, सारी फैसिलिटी, सारे ब्रांड्स मिल जाते हैं, तो लोग वहाँ जाना प्रेफर करते हैं। उसके बाद कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में क्या है कि इस पर डिपेंड करता है कि आप लॉकेबल शॉप ले रहे हो या अनलॉकेबल ले रहे हो, या बिल्डर है तो वो लीज कर रहा है तो उस बिल्डर ने कितने मॉल लीज कर रखे हैं। अच्छा, तो कमर्शियल बहुत ट्रिकी है, बहुत सोच समझ के लेना चाहिए कमर्शियल प्रॉपर्टी। मैं मतलब बोल रहा हूँ खुल के, ये कमर्शियल प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट बहुत सोच के करनी चाहिए। रेजिडेंशियल से टफ होती है, टफ एक्चुअली इन्वेस्टमेंट रिस्की ज़्यादा होती है कि आपको रेंट आ जाएगा, बट आप उसको आगे चल के वो ट्रेड कर पाओगे नहीं कर पाओगे, वो बहुत मैटर करती है। आप उसे आपने खरीद तो ली आज, आपने सोचा यार 50 लाख की दुकान मिल रही है, मैंने खरीद ली। अब वो कल को आपके 50 लाख रुपए कभी खाली नहीं हो पा रहे हैं। वो दुकान पेपर्स में हो सकता है 70-80 लाख रुपए की हो गई हो, लेकिन जब आप उसे बेच ही नहीं पा रहे हो तो क्या फ़ायदा। तो बहुत ट्रिकी है, आपको सोच समझ के कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि ग्राउंड फ्लोर लेना चाहिए सबको। ग्राउंड फ्लोर की इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है कि आपको हमेशा रिटर्न भी देती है, और हर मॉल में आपने देखा होगा ग्राउंड फ्लोर तो चलते ही है जनरली, आप कहीं पे शॉप्स होती हैं और इजीली ट्रेड भी हो जाता है। और जहाँ नहीं चलने होते वहाँ ग्राउंड भी नहीं चलते। ग्राउंड जनरली चलते हैं, मतलब मैंने बहुत मॉल्स देखे हैं जो बिल्कुल ही बंद रहते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ द लोकेशन, क्योंकि लोकेशन की वजह से भी होता है। फिर डिपेंड करता है डेंसिटी कितनी है। एग्जैक्टली। अब जैसे आज की डेट में उसका कल्चर बहुत है हाई स्ट्रीट मॉल्स का, तो हाई स्ट्रीट मॉल इंडियन वेदर में थोड़ा सा कम प्रेफर करते हैं लोग। दोपहर में नहीं जाएगा क्लाइंट वहाँ पे, इवनिंग में जाना प्रेफर करेंगे, थोड़ा धूप नहीं होती है। बट फिर भी आप देखो कि हैबिटेट सेंटर है इंदिरापुरम में, बिल्कुल बीच में बना हुआ है, चलता है वो इसलिए क्योंकि डेंसिटी इतनी है, वो लोग जाएंगे कहाँ। एग्जैक्टली। तो इसलिए वो चलता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स कमर्शियल को ट्रिकी और रिस्की बनाते हैं। बहुत ज़्यादा बहुत सोच के कमर्शियल लेना चाहिए। नाउ एज यू हैव बीन इनटू दिस इंडस्ट्री सिंस सो मेनी इयर्स, आप इंडस्ट्रियल बहुत इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से समझ रहे हो, रेजिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल हो, इतने सारे क्लाइंट्स के साथ आपने डील किया होगा। कोई एक स्पेशल स्टोरी जो आपकी रही हो, जो आप शेयर करना चाहो?
मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज है। कोई भी एक हम स्पेशल। लोग कोविड के बाद से, क्योंकि जब से लग्जरी प्रॉपर्टी का ट्रेंड शुरू हुआ है तो हम लोग बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलते हैं। मतलब डील होना ना होना एक अलग सेकेंडरी चीज़ है, चीज़ है, बिल्कुल। बट हमारा उनसे रिलेशनशिप बहुत अच्छा बनता है क्योंकि हम उनको समझते हैं। क्लाइंट की नीड समझना बहुत ज़रूरी है। इसी का एक एग्जांपल बता रहा हूँ। मैं एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट पे बैठा था। हम लोग वो सेल आउट कर रहे थे उस समय, तो वहाँ पे क्लाइंट्स मिलते थे। तो वहाँ पे एक क्लाइंट हमको मिला। तो उनका क्या था कि वो देख रहे थे, फ्लैट देखने आए थे, मतलब उनको फ्लैट भी लेना था। तो उनसे बातचीत हुई, अच्छे बहुत ही, मतलब ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। उनका नाम मैं बाद में बता दूंगा। बहुत अच्छे, मतलब बहुत, मैं उनको बहुत, मतलब उनको देख के खुश होता हूँ और उनके लिए मैं चाहता हूँ कि मैं भी वैसा बनूँ। तो उनसे मिला था मैं, तो वो बैठे, बहुत रियल पर्सनैलिटी वो भी। तो उन्होंने बोला कि यार वो घर तो ठीक है। तो हमने कहा सर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप क्या देख रहे हो? तो बोले मुझे पहले ऑफिस लेना है। अच्छा। बोले यार मैं रेंटेड ऑफिस में हूँ, मुझे पहले ऑफिस लेना है। और कोई ऑफिस भी करते हो क्या आप, कमर्शियल? तो मैंने कहा हाँ सर करते हैं, मैं और मिस्टर जावेद सर हमारे थे साथ में। तो मैंने कहा हाँ करते हैं। तो बातचीत हुई, बोले ठीक है तुम दिखाओ। तो अब उनके लिए प्रॉपर स्टोरी है, मतलब हमने उनके डील में बहुत मेहनत भी करी है। मैंने पर्सनली उनसे सब कुछ समझ के उनके लिए पहले हमने करी वर्किंग खुद से। 5-7 प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट करे उनके लिए, जाके देख के कि ये उनकी रिक्वायरमेंट को सूट कर रहा नहीं कर रहा था। 1-2 दिखाए तो उनको समझ में नहीं आया। फिर एक ऑप्शन और दिखाया, वो उनको सूट भी करा। उनके लिए उसमें बहुत मेहनत करी, ऑफिस बदलवाया, नंबर चेंज कराया, बहुत कुछ करा। तो फिर वो डील हो गई। और उनसे रिलेशनशिप आज भी ऐसा है कि बहुत ही अच्छा, मतलब अपार्ट फ्रॉम डील तो उनकी हो गई बढ़िया। आज अपने ऑफिस में शिफ्ट हो गए हैं वो। तो उनके लिए वर्किंग, अगर आप किसी क्लाइंट के लिए प्रॉपर वर्किंग कर रहे हो और आप उसके हर क्वेरीज को सॉल्व कर पा रहे हो तो वो क्लाइंट आपसे ही लेगा। मतलब हो सकता है उन्हें हमसे अच्छी डील मिल जाती कहीं भी, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता है, थोड़ा बहुत फ़र्क आता है, वो उन्हें मिल भी रही, हो सकता है मिल रही हो। हाँ, उन्हें ट्रस्ट बिल्ड कर दिया उन्होंने बहुत, मतलब हमारे अच्छी बात करी हम लोगों ने, सर्विसेज बहुत बढ़िया थी, सर्विस इंडस्ट्री। तो आज वो बहुत खुश है। उनसे जब भी मिलता हूँ तो मतलब बहुत अच्छी बातचीत होती है। सो नाइस टू बहुत हियर। रियल पर्सनैलिटी आपको है। भी बड़ा अच्छा लगता अब होगा। वो मिले मुझे रेजिडेंशियल साइट पे थे, वहाँ नहीं लिया उन्होंने, लेकिन उन्हें लिया कमर्शियल। तो अगर मैं उनकी नीड नहीं समझता कि उन्हें चाहिए क्या, हम लोग नहीं समझते कि उनको एग्जैक्टली क्या चाहिए, तो फिर हम उनको वो फिर छोड़ देते। वो हमारे लिए डम क्लाइंट हो जाते हैं एक तरीके से कि यार इनको नहीं लेना घर, इनको छोड़ दो। बट दैट्स व्हाट मेक्स यू अ रियल कंसल्टेंट। एग्जैक्टली। अब आप ये सोचो कि अगर कोई आपसे मिलने किसी साइट पे आ रहा है तो उसके पास पैसे हैं और उसे कुछ तो लेना है। अब वो फिर डिपेंड करेगा कि आप, क्योंकि खाली जेब थोड़ा ना कोई जाएगा। मैं थोड़ा, अगर मुझे मेरे पास पैसे नहीं है मैं गाड़ी देखने क्यों जाऊंगा कि मुझे लेनी नहीं है। तो जिस पे कुछ ना कुछ है स्कोप, वही लोग प्रॉपर्टी देखने निकलते हैं। तो फिर उनकी नीड समझ के उनको प्रॉपर्टी पिच करना हमारी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, जो एक हर रियल एस्टेट पर्सन की होनी चाहिए। वेरी वेरी नाइस टू हियर। तो सर बड़ा अच्छा लगा ये एक्सपीरियंस सुन के, और ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऑब्वियसली होंगे। ऐसे। तो अगर हम बात करें, क्योंकि यू जस्ट सेड कि आप दुबई में भी यू आर एस्टैब्लिशिंग, और आप दुबई मार्केट भी बहुत अच्छे से समझते हो, तो दुबई रियल एस्टेट मार्केट और इंडियन रियल एस्टेट मार्केट करंट सिनेरियो में क्या डिफरेंस है? दुबई मार्केट में क्या है कि दुबई में मैक्सिमम लोग आते हैं बाहर से। तो वहाँ पे जो लोग बाहर से आते हैं, जैसे दुबई में आने के लोगों के बहुत सारे पर्सनल प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं, मतलब पर्सनल रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि किसी देश में सही नहीं चल रहा है, थोड़ा वॉर का चल रहा है, तो वहाँ से लोग आ जाते हैं वहाँ पे। इंडिया से लोग जाते हैं वहाँ पे बहुत सारे। किसी को बिजनेस सेटअप करना है तो वो लोग जाते हैं, किसी को ग्रो और ज़्यादा करना है। हमारी तरह रियल्टर लड़के बहुत जाते हैं वहाँ पे। जैसे मैं हूँ तो मेरी प्रोफाइल के बहुत लोग वहाँ पे जाते हैं, बिल्डर्स में काम करते हैं अलग अलग तरीके से। अपॉर्चुनिटीज़ बेसिकली, हाँ अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत है वहाँ पे, क्योंकि वो एक पूरा एक बनाया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो वहाँ पे सारी कंपनीज हैं, सब कुछ है। तो दुबई मार्केट क्या है कि इंडिया बेसिकली फॉलो तो दुबई मार्केट को ही करता है। जनरली सब कुछ जो पहले दुबई में आता है वही सब यहाँ आता है। और दुबई का लेकिन अलग थोड़ा सा सेगमेंट इसलिए कह सकता हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पे एक तो टिकट साइज़ बहुत बड़े हैं सारे, रेंटल्स बहुत अच्छे हैं वहाँ पे। वहाँ पे मतलब यहाँ के मुकाबले बहुत ज़्यादा रेंटल है वहाँ पे, रेजिडेंशियल में भी। और वहाँ पे क्या है कि लोग पैसा खर्च करते हैं
इंडिया में क्या है कि अभी थोड़ा सा है, फेमस है वहाँ के लोग तो हाँ, खर्च करने में। इंडिया में मेट्रो सिटीज़ के अलावा लोग जनरली नहीं आप किसी और सिटी में देखो तो थोड़ा सा Yes. रोक के चलते हैं, बट वहाँ पे क्या है कि अगर आप अर्न कर रहे हो, वो कमाते भी बहुत अच्छा है और खर्च भी बहुत खर्च अच्छा बहुत करते अच्छा हैं। करते हैं। तो इंडिया उसी तरफ मूव कर रहा है। हम्म, अब यही माइंडसेट नोएडा गुड़गांव के लोगों में भी, मतलब गुड़गांव में तो था ही, 100 करोड़ के फ्लैट हैं वहाँ पे। नोएडा में आता था। अब नोएडा में भी उसी मार्केट को धीरे धीरे लाया जा रहा है। अब यहाँ भी नोएडा में 20 करोड़ 15 करोड़ के फ्लैट हैं ऑलरेडी, और पीपल आर बाइंग। तो यहाँ की मार्केट भी उसी तरह से हो जाएगी जैसी दुबई की चल रही है। यहाँ पे रेंटल अच्छे हो जाएंगे। आज भी अगर नोएडा में, मैं समझता हूँ, मुझे रेंटल का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, पर 4 बेडरूम का रेंटल आज भी अच्छे फ्लैट का 2.5-3 लाख रुपए होगा। यस, तो जो लोग 2-2.5-3 लाख रुपए दे रहे हैं वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करके ही चल रहे हैं, और उस तरह के लोग हैं बेसिकली। तभी इतने जो ये फ्लैट्स आ रहे हैं प्री लॉन्च और लग्जरी सेगमेंट के, क्योंकि लग्जरी की तरफ ही बढ़ रहा है, तो इसीलिए तो बिक रहे हैं। करेक्ट। तो इसलिए दुबई तो अच्छा है, बढ़िया है दुबई भी। वहाँ पे अब काफ़ी सारे, एक्चुअली वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कुछ ना ऐसा नया लाते रहते हैं। एक तो टूरिज्म को उन्होंने बहुत ज़्यादा, Promote मेन किया उनका है, आज की डेट में उन्होंने टूरिज्म के लिए बहुत Yes. ज़्यादा बना रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो हर थोड़े टाइम में कुछ बहुत अच्छा बना रहे हैं। जैसे अभी उन्होंने फरारी वर्ल्ड बनाया था, फिर उसके बाद अभी अबू धाबी में इतना बड़ा मंदिर बनाया है। तो क्या है कि इंडियंस तो जाते ही हैं। जाएंगे। yes. उसके बाद अब रसल खेमा में वो लोग एक विन कसिनो आ रहा है बेसिकली। तो पहले वो लास वेगस में था, फिर वहाँ पे मकाऊ में है, अब यहाँ पे आ रहा है, मिडिल ईस्ट का पहला। तो वो लोग कुछ ना ऐसा बनाते जा रहे हैं जिसकी अट्रैक्शन उनका वहाँ पे लोग आते रहे, देखने आए। कि जैसे कोई दुबई जा रहा है तो वो अब रसल खेमा भी जाएगा 40 किलोमीटर दूर या 50 किलोमीटर दूर। तो इसलिए वो उसी चीज़ को फॉलो करता है। All right. Sir, if somebody wants to start, as you said कि आप 20 साल के थे, 21 साल के थे जब आपने मार्केट में शुरू किया, तो उन लोगों के लिए क्या टिप्स आप देना चाहेंगे who are wanting to start into real estate industry? टिप्स मैं ये देना चाहूँगा कि 20-21 साल में ना उतना मैच्योरिटी लेवल होता नहीं है किसी के अंदर, बट फिर भी बच्चे कुछ भी आप बोलोगे वो समझे ना समझे वो उनकी कॉल है। सीखना बहुत ज़रूरी है रियल इस्टेट में। जब आप सीख जाओगे फिर आपकी पर्सनैलिटी चाहे नॉर्मल भी है तब भी क्लाइंट आपसे बात करने में इंटरेस्ट लेगा। आप काम कर सकते हो लेकिन आप सीखो ज़्यादा। जब मैं 20-21 साल का था तो मैं नहीं सीखता था इतना, क्योंकि मुझे लगता था वही जॉब चल रही है तो ठीक है। आज की डेट में मेरा ये मैसेज, मैं न्यू जॉइनीज के लिए रील्स भी बनाता हूँ, तो मतलब कि क्या लोगों को, बहुत बच्चों को आज भी नहीं पता होगा नोएडा की फुल फॉर्म, इवन लोगों को नहीं पता है आज भी। तो उनके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है कि आप हर चीज़ सीखो, क्योंकि आज की डेट में मार्केट वैसी नहीं है कि आप ये बोल दो कि सर ये तो पता नहीं है। क्लाइंट अगर आपके संग बैठा है 3 करोड़ का घर, 4 करोड़ का घर खरीदना चाह रहा है, तो उसको वो एक्सपेक्ट करेगा आपसे कि आपको सब पता हो, क्योंकि उसे तभी ट्रस्ट भी होगा कि अगर वो आपके कहने से 4 करोड़ रुपए कहीं लगा रहा है तो उसको ये ट्रस्ट होना चाहिए आपके ऊपर कि आपको सब पता ही नहीं पता। क्योंकि अगर आपको कुछ नहीं पता तो उसको लगेगा यार ये बंदा थोड़ा सा ऐसे ही है, किसी और से बात करेंगे, मतलब वो क्लाइंट बेसिकली चला ही जाएगा एक तरह से। अब ऐसे ही होता है, जैसे हम लोग कॉल्स भी करते हैं, जैसे कभी कभी डेटा कॉल्स मैं भी करता हूँ, तो उसमें क्या होता है कि अब उसी शीट पे बहुत लोग कॉल कर चुके होते हैं, तो वो क्लाइंट भी बात करके समझता है। तो कई बार मुझे अच्छा क्लाइंट मिल जाता है उसमें जिसको आज तक कोई नहीं समझा पाया था, लेकिन मैंने अच्छा समझा दिया तो उससे मेरी बातचीत हो गई। तो तरीके की बात है, पिचिंग की बात है। फिर कई बार क्या है कि कस्टमर पे भी डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा डेटा कॉलिंग में, कि कई बार क्या है क्लाइंट बिजी होता है, उस समय उसका मूड नहीं है, वो किसी चीज़ में फंसा हुआ है, नहीं सोच रहा है। अब बार बार अगर आप ही फ़ोन करोगे तो वो इरिटेट होकर ब्लॉक कर देगा। तो बेसिकली क्या है कि वो अपॉर्चुनिटी की भी बात है कि अगर आप डेटा कॉल कर रहे हो तो हो सकता है आपको उसमें से बढ़िया क्लाइंट मिल जाए जो पहले उस समय बिजी था जब बाकी लोग कर रहे थे। क्योंकि अगर किसी ने आज एक क्वेरी करी है, रियल एस्टेट का एक ऐसा डिसीजन होता है ना प्रॉपर्टी खरीदने का कि वो 1 साल में पूरा नहीं होता। कई बार आज आपने सोचा कि मुझे घर लेना है, तो हो सकता है कि कुछ ऑब्वियस रीजंस की वजह से वो आप प्लान 1 साल बाद पोस्टपोन कर दो कि यार अभी तो 1 करोड़ में कुछ मिल ही नहीं रहा, अब उसके लिए चाहिए 1.5 करोड़ रुपए, तो थोड़ा सा और मैनेज कर लेते हैं। हाँ, तो इसलिए जो क्लाइंट की क्वेरी एक बार आ गई है उसने घर तो लेना है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोच के उसने क्वेरी डाली है। तो यू विल सजेस्ट टू ऑल द न्यू पीपल हु आर कमिंग इनटू दिस इंडस्ट्री कि आप आओ और वेट करके काम करते रहो, पेशेंस रखो, सीखो ज़्यादा और गिव अप नहीं करो। डिसिप्लिन को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहने की बात है कि रियल एस्टेट में आदमी खाली 2 घंटे का काम होता है, ऐसा होता है। वो 2 घंटे का काम होता है, लेकिन आपको उसके लिए अपनी टेबल पे बैठना बहुत ज़रूरी है कि वो 2 घंटे का काम आप पहले कर लो,
उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। तो डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है। आप सवेरे आके काम करना बहुत ज़रूरी है। और आपके दिमाग में रात को ये होना चाहिए कि मुझे सवेरे जाना है टाइम से और मुझे यहाँ पे मीटिंग करनी है, कुछ भी करना है। तो जैसे रियल एस्टेट में कहा जाता है कि अगर आप रियल एस्टेट में हो तो आपके पास पैसा बहुत है, तो ये एक मिथ है या सच्चाई है? नहीं, पैसा है, पैसा तो है। इवन आज के टाइम का जो ट्रेंड है, अगर मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आज कोई रियल एस्टेट ज्वाइन करता है और अच्छे से काम करता है, पूरा मन लगा के सीख के, तो बहुत अच्छे पैसे कमा सकता है। क्योंकि अब टिकट साइज बहुत बड़े हो गए। अब 70-80 लाख वाले घर नहीं है, उसमें जो इनकम थी और अब 5 करोड़ के घर में जो इनकम है वो अच्छी इनकम। तो आज की डेट में जो ज़्यादा मेहनत करेगा वो, और रियल एस्टेट में एक ऐसा भी है, अगर आप ज़्यादा मेहनत करो आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। हाँ, दैट्स ट्रू। अगर वो आप तो हर फील्ड में है सर। हर फील्ड में नहीं हो सकता। रियल एस्टेट में क्या है कि लोग कंफर्ट में ज़्यादा जल्दी आ जाते हैं। एक डील करी, मेरे ऊपर भी है, मैं पहले 2-3 साल पहले मैं भी ऐसे ही था। प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है। हाँ, पैसे आ गए, उसके बाद पहले अपने पर्सनल खर्चे हो रहे हैं, उसके बाद जब वो पैसे खत्म हो जाते हैं तब लगता था कि अब क्या करें, एक और डील भी तो अब करनी एक है। और डील करनी है। तो आज की डेट में यही, आज आप पहले से ही अगर लगे रहो तो आप कंटिन्यू उसको कर लोगे चीज़ों को, एक आपका साइकिल बन जाएगी। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो रियल एस्टेट में अगर कोई भी ज्वाइन कर रहा है, ये बहुत सही टाइम है, कोई बुराई नहीं है। अभी मार्केट इधर नोएडा गाजियाबाद की तो और अच्छी हो जाएगी। अभी एयरपोर्ट फंक्शनल हो जाएगा, कंपनीज आ रही हैं, फिल्म सिटी बन रही है, बहुत कुछ चेंज होना है अभी। एयरपोर्ट की वजह से तो नोएडा के प्राइसेस बहुत हाई जाने वाले हैं, बहुत जा भी चुके हैं। उस हिसाब का इंफ्रास्ट्रक्चर भी है ना यहाँ। अब आप सोचो कि गुड़गांव में 100 करोड़ का घर है, लेकिन वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर लोग आज भी सवाल उठाते हैं। नोएडा के इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई नहीं बोलता। अभी मैं रिसेंटली देख रही थी कि गुड़गांव और नोएडा के लोगों का क्लैश चल रहा है कि गुड़गांव में पानी भरा हुआ है, नोएडा में पानी नहीं भरा। तो वो है, वो एक्चुअल है। दैट्स ट्रू। नोएडा में इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ही लोग मूव कर रहे हैं, ये लोगों को समझना पड़ेगा। अब ऑफकोर्स जिसका घर है ऑलरेडी वहाँ गुड़गांव में, वो क्यों ही आएगा। उनका ऑलरेडी सेटअप बन चुका होता है, उनका एक इकोसिस्टम होता है, उसको मेंटेन करके चलना होता है उन्हें, उनकी जॉब वहाँ पे है। बट जो नए लोग हैं उनको नोएडा वो लोग प्रेफर कर रहे हैं, तभी तो इतने बड़े बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं। वरना यहाँ पे क्यों आता कोई बड़ा ब्रांड? ट्रम्प टावर आने वाला है यहाँ पे, जैकबिन को आने वाला है यहाँ पे, बाकी M3M। तो अगर कोई नोएडा में इन्वेस्ट करता है उसके लिए इट्स फुल फायदा। हाँ, बहुत अच्छा, हमेशा, और फ्यूचर के लिए भी हमेशा अच्छा रहेगा। इवन जो नोएडा में ले पाएगा उसके लिए तो मतलब नोएडा जैसी ज़िंदगी जो है, लाइफस्टाइल, मतलब पर्सनली मैं खुद गाजियाबाद में रहता हूँ लेकिन फिर भी बता रहा हूँ नोएडा का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा, बहुत बेटर देन गुड़गांव। गुड़गांव में रहा नहीं हूँ बहुत ज़्यादा, बट ठीक है, गुड़गांव मैं में रही हूँ तो आई कैन से यस। गुड़गांव का होगा, मतलब मुझे इतना पता नहीं है, मतलब ठीक है, गुड़गांव अच्छा है वहाँ का, वहाँ की लाइफस्टाइल भी बहुत बढ़िया है। वहाँ पे पहले MNCs आए थे, अब यहाँ पे आ रहे हैं, बट आने वाले टाइम में नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे और इधर पूरी गुड फॉर इन्वेस्टिंग, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। बट ऐसा नहीं है कि आपने इन्वेस्ट कर दिया, अब आप सोचो कि मैंने आज पैसे लगा दिए, 6 महीने में एग्जिट कर लूँगा, ये कभी भी नहीं हो सकता रियल एस्टेट में। अच्छा, बहुत ही आप रेयर केसेस में ऐसा कर सकते हो कि आपने 10-15 लाख रुपए लगा दिए या कुछ पैसे दे के आपने यूनिट बुक कर दी और आप बेच के 6 महीने में एग्जिट कर लो, तो कोई प्रीमियम, मतलब 80% लोगों को प्रीमियम नहीं मिलेगा। आपको प्रॉपर्टी में पैसे लगा के पेशेंस रखो, आप 2 साल का, 1.5 साल, 1 साल, 2 साल, तो आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। ओके, क्योंकि ओवरनाइट कुछ नहीं हो पाएगा। ओके, दैट्स वेरी ट्रू। सर, अगर आपको किसी से कंसल्ट करना हो, मतलब इफ एनीबडी वांट्स टू रीच आउट टू यू, टेक योर कंसल्टेशन इन टर्म्स ऑफ बाइंग एंड सेलिंग और एनीथिंग, तो वो कैसे आपको रीच आउट कर सकते हैं? हमने चैनल बना रखा है अपना, रियल एस्टेट एक्सपर्ट के नाम से, इंस्टाग्राम पे है, प्रोफाइल शेयर कर दूंगा मैं, और यूट्यूब पे भी है हम लोग, और बाकी इन सब चीज़ों में और आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग सीरीज़ें चलाते हैं कि मतलब जो लोगों को कन्फ्यूजन होता है अदर चार्जेस में या रियल एस्टेट की टर्म्स को लेके उनको कुछ नहीं पता है, तो हम उसके लिए भी वीडियोस बनाते हैं, तो कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मोबाइल नंबर तो है ही, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं सीधे। ठीक है, तो आपको रीच आउट करना इतना मुश्किल नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अवेलेबल फॉर पीपल, आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन माय फ़ोन, मतलब मैं कभी ऐसा नहीं होता कि मेरा फ़ोन ना उठे। ओके, मैं फ़ोन हमेशा अपने पास रखता हूँ और हमेशा उठाता हूँ, क्योंकि वही मेरी जो एक, इस पे एक एग्जांपल मैं दूंगा। एक क्लाइंट है मेरे बहुत अच्छे, उन्होंने मुझसे घर हाँ लिया था, तो उन्होंने क्या करा था, एक बार 1 साल पहले मिलके गए, फिर 1 साल बाद उनका फ़ोन आया, तो उनका नंबर मेरे पास सेव था। अच्छा, और मैं उनका नंबर भी सेव करता हूँ। मैं किसी भी क्लाइंट का नंबर उनकी जिस दिन वो मिले थे उस डेट के हिसाब से सेव कर लेता हूँ कि इस दिन मेरी उनसे मीटिंग हुई थी। तो मैंने उनको बताया, अरे सर कैसे हैं आप? बोले अरे बहुत बढ़िया, आपके पास नंबर सेव है। मैंने कहा हाँ सर नंबर सेव है आपका, क्यों नहीं सेव होगा, इस दिन मीटिंग हुई थी हमारी,
अरे बहुत बढ़िया मैच। तो उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए बहुत अप्रिशिएट किया। तो तब से मैंने इस चीज़ के लिए और ज़्यादा मतलब अच्छा कर दिया कि मैं हमेशा फ़ोन उठाता हूँ और अपना नंबर मैं अपने पास ही रखता हूँ। मतलब अच्छा। ऐसा नहीं है कि जैसे अपनी मैंने टीम को आप नहीं देते हो? नहीं सोशल calls मीडिया आने पे के लिए? मेरे नंबर पर्सनल नंबर ही पड़ा हुआ है, लोग उस पर कॉल करते हैं, मेरे पास कॉल्स आती भी है। और एक्चुअली एक इन्वेस्टर के लिए, कोई भी इन्वेस्ट कर रहा हो तो उसके लिए बड़ा इजी हो जाता है कि इफ ही इज इन डायरेक्टली टच, हाँ और अगर क्या, अगर एक टीम से बात हो रही है और एक डायरेक्ट मुझसे बात हो रही है तो exactly. बहुत फर्क पड़ता है। ये ट्रेंड भी दुबई का है जो रील्स वाला जो ट्रेंड आया है, ये भी ट्रेंड दुबई का है। नाइस। वहाँ हम पे ही दुबई लोगों ने वाली चीज़ों को पूरा फॉलो कर रहे हैं फुल फ्लेज्डली। अगर कुछ अच्छी हमें चीज़ है, कभी भी शर्म, मुझे कभी भी किसी को फॉलो करने में शर्म नहीं आती। इफ समवन इज डूइंग गुड यस, इन हिज लाइफ तो हमें उसको फॉलो करना किसी ना चाहिए। किसी से तो सीखेंगे ना। एग्जैक्टली, हर कोई सीखता है, हमें पूरी लाइफ सीखना है, यस। तो इसलिए हम भी सीखते हैं। तो सर, सिंस यू हैव बीन इनटू दिस इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग, इतने सारे डील्स क्रैक करी हैं, इतने सारे लोगों से मिले हो, तो सबसे टफेस्ट चैलेंज आपकी लाइफ में अभी तक क्या रहा है? सबसे टफेस्ट मोमेंट? टफेस्ट मोमेंट लाइफ का केवल एक वही है, सही क्लाइंट को ढूंढना। आप एक अच्छे क्लाइंट तक अगर पहुंच जाते हो, उसको पूरी सर्विस दे दोगे, तो आपका वो टफ नहीं रहेगा चैलेंज। टफेस्ट चैलेंज क्लाइंट ढूंढना है, सिंपल। कोई एक स्पेसिफिक स्टोरी अगर आपको याद आ रही हो जहाँ आपको क्लाइंट ढूंढने में मुश्किल आई हो, जहाँ आपको लगा हो कि गिव अप कर देना चाहिए दोबारा से? नहीं, ऐसा तो आज तक दोबारा तो कभी ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अब मैं ऐसा सोचता नहीं हूँ कि मुझे रियल एस्टेट के अलावा कुछ करना है या गिव अप करना है। बहुत, इसके लिए मैं एक बहुत इजी स्टोरी आपको बता सकता हूँ। जैसे एक बार क्या हुआ था कि हमारी सेल नहीं हो रही थी उस समय, तो मैंने एक कॉल करी, मैं डेटा पे कॉल कर रहा था। मैंने आपको बताया ना डेटा पे कब क्लाइंट बिजी था तब अवेलेबल है, तो मैंने कॉल करी। अब उन्होंने पिक की, मैंने कहा सर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, एक प्रोजेक्ट था एपेक्स का इंदिरापुरम में। तो मैंने कहा मैं यहाँ से बोल रहा हूँ ऐसे ऐसे, और आप यहाँ पे फ्लैट देख रहे थे। बोले यार वो तो मैं विज़िट कर चुका हूँ, मैं देख चुका हूँ। मैंने तो सर क्या इशू आया बताओ आप। बोले नहीं यार वो वाला समझ में नहीं आ रहा, बड़ा वाला बहुत महंगा है आप। मैंने सर छोटा वाला 4 बेडरूम ले लूँ। तो उन्होंने बोला यार वो ऐसा था वैसा था, वो 2-3 क्वेरीज थी उनकी। मैंने कहा सर एक बार आप देखो, आप दोबारा आके। मुझे उनसे बात करके ये समझ में आया कि उनको कुछ हद तक वो प्रॉपर्टी पसंद थी। अच्छा, ओके। उनको प्रोजेक्ट अच्छा लगा था वो। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर आप आइए दोबारा एक बार बैठते हैं। तो बोले चलो मैं आता हूँ सैटरडे संडे में। बाई चांस जिससे वो मिल के गए थे पहले, तो उनसे वो मिल गए उस दिन। कोई नहीं, वो हमारी उनकी चलती थी आपस में। उसी दिन उन्होंने वो डील कर ली थी। अच्छा। सेम डे। बस मेरे लिए क्या अच्छा था कि मैंने उस डेटा पे कॉल करा और वो क्लाइंट मुझे ऑटोमेटिकली मिल गया। और वो लक बहुत void मैटर data करता था। है, लक बहुत मैटर करता है। लक बहुत, रियल एस्टेट में लक बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैं खुल के बोलूँ, बहुत लोग इस बात को नहीं मानेंगे कि हार्ड वर्क सब कुछ होता है। हार्ड वर्क होता है, आपने हार्ड वर्क किया, आपने कॉलिंग करी, हाँ, ऑब्वियसली, बट लक, उस दिन मेरा लक था कि मुझे वो क्लाइंट मिला। और एक दिन मेरा लक ऐसा भी था कि मैं बैठा हुआ था, वो एक क्लाइंट नहीं था, मेरा नंबर था। अब आप ऐसे सोचो जैसे हम 2 लोग थे, तो मेरा नंबर था वहाँ पे, तो मतलब मेरे संग वाले का नंबर था, वो ऑलमोस्ट लेट ही आता था। तो वो उस दिन आ गया टाइम से, मतलब टाइम से नहीं आया, वो लेट ही आया। क्लाइंट आया, मेरे सामने खड़ा हुआ था, मुझे पता है कि अगर ये वहाँ से नहीं आ पाया अंदर तो मैं इसे अटेंड करूँगा। बाई चांस वो आ गया अंदर, मेरा नंबर था, सब कुछ था। 2 डीलें करवाई उसने सेम डे उस बंदे से। तो ऐसा भी लक था। एक बार मेरे हाथ से क्लाइंट चला गया, बिल्कुल मैं अटेंड कर रहा था तो कुछ था नंबर का चक्कर, तो उन्होंने कहा नहीं आज आपका टर्न नहीं है, तो मेरे सामने से क्लाइंट चला गया। उस क्लाइंट से मेरी इतनी बात हो चुकी थी, उसने बोला था मुझे कि मैं बुक कराने आया हूँ, मैं तो पहले देख के जा चुका हूँ, पर तब नहीं समझ आ रहा, तब समझ आ रहा। तो वो हाथ से चला गया, सेम डे बुकिंग हो गई। तो हर बार पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव। हाँ, नेगेटिव भी होता है, बट आपको उस सिचुएशन में नेगेटिव नहीं होना। आपके संग भी तो पॉजिटिव होता है, हमारे संग हुआ है ऐसा। एक बार बहुत परेशान थे, लेट इवनिंग क्लाइंट मिला, बैठे हुए थे, वो डील हो गई 2 दिन के अंदर सिर्फ, बहुत, जबकि उस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और बहुत अच्छे लोग भी मिले। वही अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, सबकी लाइफ में आते हैं। मेरा तो इसलिए व्हाट्सएप पे स्टेट, वो भी जो एक वो लगा होता है ना, क्या बोलते हैं, टैग लाइन जो भी होता है, स्टेटस, उसमें मैंने नेवर गिव अप ही लिख रखा है बहुत टाइम से। आपको गिव अप नहीं करना है, भगवान को बहुत मानना है, भगवान को, मतलब गॉड इज़ एवरीथिंग, सब कुछ करने वाले वही वही करवा रहा है सब, तो उनको बहुत मानना है। कभी भी ये नहीं सोचना कि आपका काम नहीं बना रहे यार ये क्या चल रहा है, उसका हो गया मेरा नहीं हुआ, आप ऐसे करवा, भगवान को ब्लेम, वो सब चीज़ें अब तो खैर नहीं है, जब इमेच्योर थे तब होता था। अब तो लेकिन सब टचवुड भगवान की कृपा से सब बढ़िया है, अच्छा ही चलेगा, बट गिव अप नहीं करना है। तो जैसे आपने बताया सर कि क्लाइंट मीटिंग्स में बहुत हैसल होता है, तो एक्चुअली आई वांट टू नो द बैक साइड, क्योंकि
रियल एस्टेट इज ऑल अबाउट साइट विजिट्स, हम्म। है ना, आपको क्लाइंट को लेके जाना है, वो सारी चीज़ें समझानी है, तो उसकी बैक स्टोरी क्या रहती है, कैसे आप कन्विंस करते हो, कैसे वो लोग आते हैं, उसकी फिर फॉलो अप्स कितने रहते हैं उसके बाद? देखो, सबसे पहले क्या है कि कस्टमर की आपको रिक्वायरमेंट समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर अब कस्टमर को चाहिए 3 बेडरूम, अब आप उसे 2 बेडरूम दिखा रहे हो या 4 बेडरूम दिखा रहे हो, तो वो दोनों ही उसकी लीग से बाहर है। 2 बेडरूम उसे लेना नहीं है, 4 बेडरूम वो खरीद नहीं पाएंगे, 3 बेडरूम ही लेना है उन्हें। तो उसी के लिए आप पिचिंग करो, उसी के लिए हम लोग प्रॉपर प्रिपरेशन करते हैं जब कोई मीटिंग करते हैं ऐसी, कि जो उसके हमारे जो उस प्रोजेक्ट से कम्पिटिटिव जो प्रोजेक्ट्स हैं, बिल्कुल। उनकी सारे लेआउट, सारी प्राइस लिस्ट हम लोग पहले वर्किंग करके उसमें लूप होल ढूंढते हैं, फिर हम अपने क्लाइंट को वो प्रोजेक्ट पिच करते हैं और उनको बताते हैं कि सर देखो, यहाँ ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी, यहाँ ये चीज़ मिलेगी। और वो टचवुड पूरी भी होती है, बाद में उनको समझ में आता है कि हाँ यार, ये बंदा सही बोल रहा था, वो चीज़। तो फिर आगे के लिए जुड़ जाते हैं क्लाइंट, वो आगे चल के। तो साइट विजिट्स क्या है कि साइट विजिट करके जब उन्हें हम लेके जाते हैं साइट पे फ्लैट दिखाना, तो उनको सब चीज़ें बताना ज़रूरी है, वही हमारा काम है। अगर मैं उस आधा घंटे की प्रेजेंटेशन में मैं फ़ोन पे लग जाऊं या मैं कुछ उनको प्रोडक्ट बता ही नहीं रहा हूँ, इधर उधर की बातें कर रहा हूँ, तो फिर फ़ायदा क्या है? वो मुझसे क्यों मिले हैं? वो मुझसे इसलिए तो मिले कि मैं उन्हें घर दिखा रहा हूँ। अगर मैं उन्हें घर की बात ना करके इधर उधर की बातें करता रहूँ, तो कोई फ़ायदा नहीं। वो कहेंगे ये तो कैजुअल हो रहा है, किसी और से बात करेंगे, इससे तो बातचीत रहेगी बस। तो ऐसे भी होता है। तो बेटर है कि आप अपनी प्रिपरेशन पूरी करो, क्लाइंट की नीड को समझते हुए उसे प्रोडक्ट पिच करो, और उसको जब आप ऑन फील्ड हो तब प्रॉपर टाइम दो। ये नहीं कि आपके पास फ़ोन आ रहे हैं बार बार बीच में, आप वो डॉक्यूमेंट, वो जो कन्वर्सेशन होती है ना, वो भी फिर बीच में डिस्टर्ब होती है। फ्लो मिस होता है। मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ तो, और फिर हम लोगों के कुछ रूल्स चलते हैं। हम लोग कभी 3 लोग बैठ के मीटिंग नहीं करते हैं, बहुत सारे रूल्स हैं उसके लिए। और हम लोग आपस में बॉन्डिंग ऐसी बना के चलते हैं कि कब मुझे बोलना है, कब सामने वाले को बोलना है। वेरी इंपॉर्टेंट। और कभी भी मिसकम्युनिकेशन नहीं करते हम लोग। आज तक का रिकॉर्ड है हमारे अगेंस्ट में, किसी ने कुछ ये नहीं बोला होगा कि तुमने ये बात झूठ बोली। हम लोग नहीं बोलते झूठ, भले ही सेल कम करते हैं, और ठीक है। किसी के नेगेटिव उसमें नहीं आना चाहिए। गुड बुक्स में रहते हो, गुड बुक्स में रहो हमेशा। और कोई ये सोच के ना याद करे यार उसने तो ऐसा दिलाया, फंस गया, ये हो गया, वो हो गया, मतलब उसने झूठ बोला। बिल्डर तो ऑफ कोर्स पहले जो हुआ है वो हुआ ही है, बट अब नहीं, कभी भी खुद से झूठ नहीं बोलना चाहिए। सो आपकी प्रिपरेशन ये रहती है दैट प्रिपेयरिंग ऑल थिंग्स, मीटिंग नोट्स बनाने, उसके पहले बेसिकली कस्टमर की नीड समझनी, एंड देन अकॉर्डिंगली पिच योर प्रोडक्ट। सारा कुछ सबसे पहले हम कस्टमर से, क्लाइंट से पूछते ही यही है कि सर आपको क्या चाहिए? आप 3 बेडरूम लेने निकले हो, आपको अभी घर नहीं, बजट क्या, आपको घर नहीं लेना है, तो आप कुछ और देख रहे हो, क्योंकि अगर आप निकले हो तो कुछ तो लेना है। आप अगर यहाँ आए हो 2, 2.5, 3 करोड़ रुपए की चीज़ देखने, तो सिर्फ देखने तो नहीं इट मीन्स कि आपके मन में कुछ तो है। तो बेटर है, कई बार हमसे हो भी जाता है क्लोज, कई बार नहीं भी होता है। कई बार कस्टमर को फिर कुछ और, कोई और हम जैसे ही बंदा कोई और मिलता हुआ, पार्ट ऑफ बिजनेस है, उस पर ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है, क्योंकि जो जहाँ मिलता है वो ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है उस प्रोजेक्ट के लिए। तो बेसिकली आप अपना हार्ड वर्क करते रहो, मिलना ना हार्ड वर्क करते रहो, हाँ बस अपना काम हमेशा टाइम से करो, ईमानदारी से करो, डिसिप्लिन मेंटेन करो, ऑफ कोर्स पैसे कमाओ, वो ज़्यादा ज़रूरी है। रियल एस्टेट में आके तो पैसे कमाना ज़रूरी है। नए जनरेशन के लिए भी मेरा यही मैसेज है कि रियल एस्टेट ज्वाइन करो, लेकिन करो तो फिर फुल फ्लैश करो। माइंड में सेकंड थॉट लेके, जैसे मैं जब आया तो मेरे माइंड में हमेशा सेकंड थॉट था 2010, 11, 12 में कि ठीक है ये नहीं तो पापा हैं। तो जब मेरे फादर गए उसके बाद से मैं, मतलब आई वॉज डैम सीरियस उसके बाद कि अब नहीं, क्योंकि अब कोई बैकअप है ही नहीं, अब सारा कुछ खुद ही करना है। तो वो सीरियसनेस अगर कोई आज ही से कर लेगा तो वो ज़्यादा अच्छा। तो वो बिजनेस अब बिल्कुल नहीं देखते हो आप? वो तो सब अब बंद है। वो मतलब एक्चुअली हम जिस टाइप की ज्वेलरी बनाते थे वो अब चलती भी नहीं है यहाँ पे, बहुत कम लोग उसको प्रेफर करते हैं, तो वो सारा काम बंद ही। जब थैंकफुली इसमें इतना अच्छा चल ही रहा है तो हाँ, बस भगवान इसमें बढ़िया चला रहे हैं, अच्छा है। आई होप आपका ये जर्नी आगे आने वाले सालों में भी बहुत अच्छी रहे सर। हाँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया आप क्या रखते हो जब एक डील क्लोज करते हो? क्राइटेरिया आप समझो कि जब डील क्लोज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि सारे फैक्ट्स को प्रॉपर पढ़ के, और उस समय हम लोग ये कोशिश करते हैं कि एक तो कुछ भी कैजुअल रिलेशन ना बने उस समय, क्योंकि आप
डील से पहले बेसिकली ये मैं फाइनेंशियल टर्म्स की बात कर रहा हूँ, जब हम लोग लेन देन पैसों पे बात कर रहे होते हैं तो उस समय हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ भी कैजुअल बात ना हो। रीज़न बीइंग कि जब आप एक फाइनेंशियल टर्म्स पे बात करो तो कैजुअल होना ज़रूरी नहीं है। उस समय आप एक डील की बात करो, उसके बाद आप फिर से वापस से अपना वही रिलेशनशिप करो। तो हम लोग प्रॉपर वे में उसको बना के, कॉस्टिंग लेके, सब कुछ उसी हिसाब से काम करते हैं जिस हिसाब से क्लाइंट को एक बार में क्लैरिटी मिल जाए और आज ही बता देते हैं। हाँ, वो ट्रांसपेरेंसी हम आज ही क्रिएट करते हैं। ये नहीं कि पोजीशन पे उसको पता चला कि 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने, तो वो सब चीज़ें फिर वो ख़राब कर देती हैं चीज़ें। आज की डेट में आपको पहले ही सब बता दो, वो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि चीज़ें खुल जाएंगी आगे चल के। मैं नहीं बताऊँगा, कोई मेरे साथ वाला बता देगा, किसी और से बात होगी वो बता देगा। तो बेटर है कि सच बता के करो। आप चोरी थोड़ा कर रहे हो। सही बात हम लोग कोई यू आर आल्सो है फॉर अर्निंग मनी। हाँ, अर्निंग मनी, और फिर हम प्रॉपर्टी दिला रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं हम तो। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी घर बनवाते हैं हम लोगों के, तो वो ज़्यादा अच्छा है। दुआएं ले रहे हैं आप। दुआएं ले रहे हैं। मैं तो यही, मैं क्लाइंट्स को भी बोल देता हूँ, अब आपको घर दिला रहा हूँ मैं, तो ये तो अच्छी चीज़ है आपके लिए। वो लोग जो अच्छे लोग हैं अप्रिशिएट करते हैं। आई हैव गुड किटी ऑफ क्लाइंट्स, मतलब जो अच्छे लोग। हर तरीके के लोग हर जगह आपको मिलेंगे सर, वो तो आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करें, हर जगह आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। कुछ आपको क्रिटिसाइज भी करेंगे हमेशा, चाहे आप कितना ही अच्छा कर रहे हो। कुछ आपको अप्रिशिएट करेंगे चाहे आप कुछ भी ना कर रहे हो। सर, एक घर आपके लिए क्या है? घर मकान है, 4 दीवारें हैं? नहीं, घर तो मतलब क्या है? घर तो मतलब एक तरीके से हम लोग जो घर को सोचते हैं वो तो एक मतलब घर एक मंदिर टाइप का फीलिंग। घर में हमेशा आपको स्पिरिचुअल फीलिंग आनी चाहिए। जब आप घर में हो, आपको पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, जहाँ आप खुश हो, तो वो वैसा एक घर सबका होना चाहिए। सपना भी होता है सबका, बट वैसा होना चाहिए जहाँ आप अपनी फैमिली के संग खुशी से रह रहे हो। लाइफ के अप डाउन तो सबके संग चलते हैं, बट अगर आप, जो मेरा है, मेरा जो पर्सनली थैंकफुल होता हूँ मैं भगवान से। मैंने अगर आज सोचा कि मुझे शाम को ये वाला डिनर करना है पर्टिकुलर, और मैंने वो शाम को करा, तो मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल होता हूँ भगवान का कि आज मैंने सुबह ये सोचा था, मैं ये खा रहा हूँ। हाँ, थैंक यू। ग्रेटफुल हो आप, तभी ऊपर वाले ने आपको इतने चीज़ों से नवाजा भी है। हाँ, एग्जैक्टली। ऑलराइट, तो सर कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास आपके लिए। हाँ, बताइए। ये हमारा रैपिड फायर सेगमेंट होता है, इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेना होता। अच्छा। फटाफट आंसर्स करने होते हैं, ठीक है? तो यू आर ऑल सेट, प्रिपेयर्ड? इसके लिए रेडी नहीं हूँ पर वेरी इजी क्वेश्चन, सारे रियल एस्टेट से रिलेटेड हैं, तो आई होप आप अच्छे आंसर्स देंगे और ऑडियंस को बड़ा एंटरटेन। मैं ट्राई करूँगा पूरा। बेस्ट सिटी अभी इंडिया में टू इन्वेस्ट? नोएडा। ओके, फ्लैट्स और प्लॉट्स बेटर इन्वेस्टमेंट? मेट्रो सिटी में तो ऑफ कोर्स फ्लैट्स, बट अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट से करना है तो फिर आप प्लॉट ले सकते हो। कहीं 2 टायर सिटी है, 3 टायर सिटी में प्लॉट की वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहती है। फ्लैट्स भी है, लेकिन मेट्रो सिटी में क्या है कि जगह ही नहीं है, मतलब तो, जगह के हिसाब से। बट वी ऑल प्रेफर कि लैंड, ज़मीन हमारी हो। प्रेफर वो तो बेसिकली इंडिया में है ही, लेकिन एक्चुअली क्या है कि जब आपके पास ऑप्शन नहीं होगा तो फिर क्या करोगे? कुछ तो लेना ही है। या 4 करोड़ का प्लॉट खरीद नहीं सकते, 2 करोड़ का घर भी नहीं खरीद रहे हो, तो क्या फ़ायदा? सही बात। कुछ तो लेना ही है। 1 रेड फ्लैग जो कभी किसी बायर को इग्नोर नहीं करना चाहिए? रेड फ्लैग ये है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको बिल्डर की क्रेडिबिलिटी पता होना बहुत ज़रूरी है, कि बिल्डर क्या कर रहा है, और आपको टाइम टू टाइम चेक भी करना है। आज की डेट में क्लाइंट करते हैं, टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं कंस्ट्रक्शन कितनी चल रही है। एक तो एक्साइटेड भी होते हैं वो लोग घर के लिए, और दूसरा उन लोगों को उनकी ये पर्सनल ड्यूटी भी बन जाती है कि नहीं यार मुझे चेक करते रहना। ओके, व्हिच सिटी इज गोइंग टू ब्लूम इन द नेक्स्ट 5 years? नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट 5 years के बाद वहाँ पे शायद लोग प्रॉपर्टी जो अभी बाय नहीं कर रहे हैं वो उनके लिए शायद सपना ही हो जाएगा। क्योंकि मैं जैसे, ऐसा नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा पता है इस बारे में, लेकिन मैं सीधे गुड़गांव से कंपेयर करता हूँ जब एयरपोर्ट की बात होती है, तो वहाँ भी ऐसी रेट बढ़े हैं। एक दिन आप देख लेना नोएडा में भी 100 करोड़ का फ्लैट होगा। और फिर लोग पछताएंगे कि अभी क्यों नहीं लिया। जो लोग पहले, हमने भी पहले नहीं लिया। जब 30 लाख का घर मिलता था तो नहीं लिया। ऐसे तो 1 करोड़ का रहेंगे सबको। वो सबके संग है, लेकिन फिर भी बेस्ट सिटी आने वाले टाइम। नोएडा इज गोइंग टू ब्लूम इन द नेक्स्ट 5 years। बहुत ज़्यादा। वन थिंग जो हर बायर साइट विजिट पर जाकर बोलता है आपको? देखो, डिस्काउंट की बात सब करते हैं पहली चीज़ तो। बाकी साइट विजिट पे तो क्लाइंट से बात जब होती है तो ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब डिस्काउंट वाला फिक्स रहता है अपार्ट फ्रॉम दैट? वो तो रेट का तो देखो वो है इंडिया में फिक्स, और वो होना भी चाहिए, सबके संग है। लेकिन उसके लिए ना एकदम उसके लिए डिसीजन चेंज नहीं करना चाहिए कि ये डिस्काउंट नहीं दे रहा तो हाँ, छोड़ दो। कि छोड़ दो। अरे जब मैं कुछ नहीं कमाऊंगा तो मैं कैसे आपको कुछ दिला सकता हूँ?
तो ये नहीं कि आप सर्विस कम्स विद द प्राइस, कि बंदा चेंज कर दो आप, या बंदा चेंज कर दिया, प्रोडक्ट ही चेंज कर दिया, डिस्काउंट नहीं दे रहा, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और कुछ थोड़ा सा बिल्डर्स को भी अपनी क्राइटेरिया फिक्स करने चाहिए कि जो रेट्स हैं वो फिक्स हो जाए। ओके, वन प्रॉपर्टी ट्रेंड दैट शुड एंड नाउ, या बहुत पुराना हो चुका है? अभी तक तो ऐसा कोई भी ट्रेंड नहीं है, बस थोड़ा सा इस समय कमर्शियल प्रॉपर्टी पे है, अनलॉकेबल टाइप की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ओके, वो थोड़ा सा कम लोग प्रेफर करते हैं। रियल एस्टेट में आप ना होते तो कहाँ होते आज? फिर तो मेरी एक ज्वेलरी की शॉप होती। वन पीस ऑफ रियल एस्टेट एडवाइस फॉर एवरीवन। इन्वेस्ट कर लो रियल एस्टेट में, ज़्यादा अच्छा है, करना ज़रूरी है आने वाले टाइम में, बहुत अच्छा, क्योंकि वो एक आपको ना एक बैक सपोर्ट देता है बेसिकली। जब वो कॉन्फिडेंस आपकी बातों में दिखता है। अगर आपके पास एक घर है या आपके पास कि आपके पास कहीं 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, उससे आप अपना काम और अच्छा कर सकते हो, क्योंकि आपके बैक ऑफ द माइंड ये चलेगा, चल यार सपोर्ट तो है ही, क्या करना है, अपना काम है, अच्छा, बैकअप है, सारा खेल बैकअप का है। जब बैकअप नहीं होगा तो आप बहुत नर्वस रहोगे, आपको डर लगेगा कि यार कहीं क्लाइंट मना ना कर दे, बहुत कुछ डिपेंड करता है डील पे, तो वो चीज़ें सब खत्म हो जाती हैं जब आप कॉन्फिडेंट होते हो तो आप और अच्छे से काम कर सकते हो। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी या रेडी टू मूव इन फ्लैट्स? अंडर कंस्ट्रक्शन। व्हाई नॉट रेडी टू मूव इन? रेडी टू मूव इन में बहुत सारी चीज़ें रह जाती, मैंने अभी एक वीडियो भी बनाई थी इस पर। रेडी टू मूव इन में क्या है कि आपको एक तो पसंद की चीज़ नहीं मिल पाएगी, क्योंकि इंडिया में इस तरफ अगर बात करूँ तो बिक जाती हैं चीज़ें, बनते बनते हम ही लोग सेल आउट कर देते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, तो बनते बनते वो फिर चीज़ें चढ़ जाती हैं, बनती वो आप पसंद करोगे, ऊपर से ज़्यादा महंगा खरीदोगे। अंडर कंस्ट्रक्शन में आज आप कोई प्रॉपर्टी 10,000 की खरीद रहे हो, रेडी टू मूव इन 15,000 में खरीदोगे और पसंद की चीज़ भी नहीं ले पाओगे। तो आज की डेट में सारे बिल्डर ठीक है, अब चीज़ें सही है, तो यू प्रेफर अंडर कंस्ट्रक्शन लेना कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है अंडर कंस्ट्रक्शन, आप फाइनेंस प्लान कर सकते हो अपने। नाइस। सो व्हाट्स योर ड्रीम लोकेशन टू इन्वेस्ट? सो योर मतलब जहाँ आप घर लेना चाहते हो? नोएडा। Noida is your favorite place? Noida is my favorite city. Okay. So that was it for the rapid fire, sir. Apart from that, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे सिर्फ यही रहेगा हमारी ऑडियंस के लिए कि फ्रॉड्स और स्कैम्स इतने ज़्यादा आजकल मार्केट में होने लगे हैं व्हेन इट कम्स टू रियल एस्टेट इंडस्ट्री, वो लोग इन फ्रॉड से, इन स्कैम से कैसे बच सकते हैं? वन पीस ऑफ एडवाइस। अब तो एक्चुअली क्या है कि फ्रॉड कम ही होते जा रहे हैं, अब नहीं होंगे फ्रॉड्स। थोड़ा सा ये है कि सेल्फ सर्वे बहुत ज़रूरी है, आपको सेल्फ स्टडी करना, या फिर आपके पास कोई ऐसा बंदा हो जो आपके लिए वो सब चीज़ें कर रहा हो, तो आपके लिए कंसल्टेंट की आपको एक ज़रूरत है। देसी लैंग्वेज में ब्रोकर बोल सकते हैं, बट कंसल्टेंट वो होता है जो प्रोफेशनली आपको सारी चीज़ें बताएगा। हमसे कोई ब्रोकर ही तो तुम, अरे तो ब्रोकर है ब्रोकर भी, लेकिन वी आर कंसल्टेंट, बट वी आर हेल्पिंग यू। हाँ, हम हेल्प कर रहे हैं आपको, और ऐसा कोई गलत जगह आपको कोई चीज़ नहीं दिला रहे। आप अच्छी चीज़ लो, और आज की डेट में सब अच्छा ही है, मतलब अब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मार्केट बहुत ख़राब है या कोई बिल्डर फंसने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। अब सब चीज़ें स्मूथ हैं, आने वाले टाइम में और स्मूथ हो जाएंगी और अच्छा चलेगा। ऑफ कोर्स आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि बाज़ार महंगा होता ही जाएगा, बाज़ार रुकेगा नहीं। सो बिना डरे खुल के इन्वेस्ट करो। आज ही इन्वेस्ट कर दो, और ये मत सोचो कि इतना ज़्यादा प्री लॉन्च चल रहा है, वो हर टाइम आता है, हर थोड़े दिनों में, कभी ख़त्म नहीं होता। लेकिन आज भी बायर है मार्केट में, सेलर्स भी हमेशा रहेंगे और बायर्स भी हमेशा रहेंगे। इट्स योर डिसीजन कि आप कहाँ कितना समझ के इन्वेस्ट कर रहे हो। हाँ जी, राइट। सो दैट वाज अ ब्यूटीफुल डिस्कशन विद यू सर। हमने काफ़ी कुछ सीखा आज के डिस्कशन में सर से कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना सही है, किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए वाइल इन्वेस्टिंग एट अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, नोएडा का बूम कैसा आगे आने वाले सालों में होने वाला है, और भी काफ़ी कुछ। सो दैट वाज इट फॉर द कॉन्वर्सेशन टुडे। आपसे मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।